हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ राकेश बगदावत। रीस्टार्ट विद राकेश में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि हमने वर्णमाला चैप्टर कंप्लीट किया, आज हम उसके एमसीक्यूज स्टार्ट करेंगे जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और जितनी भी एग्ज़ाम्स में वर्णमाला से संबंधित क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारे क्वेश्चंस मैं लाया हूँ। ओके, और जो क्वेश्चंस मुझे इंपॉर्टेंट लगे हैं वो भी क्वेश्चंस मैं लाया हूँ। ओके, तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। हमारा पहला क्वेश्चन है अह। ठीक है, अह किस प्रकार का वर्ण है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, स्वर दिख रहा है आपको अ, और उसके आगे दो बिंदु लगी है। दो बिंदु लगी है उसका मतलब क्या है कि ये विसर्ग है। ओके, तो इसका पहला ऑप्शन स्वर, दूसरा व्यंजन, तीसरा संयुक्त व्यंजन और चौथा विसर्ग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, विसर्ग। क्यों? क्योंकि इसके आगे दो बिंदु लगी हुई है। ओके, और हल्के से ह का उच्चारण भी आ रहा है, जैसे अह। राइट, तो इसका आंसर हो जाएगा विसर्ग। सेकंड है हमारा आंसर संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर एक उदाहरण है। ठीक है, तो संयुक्त स्वर कौन कौन से संयुक्त स्वर हो जाते हैं? संयुक्त स्वर हमारे पास चार हैं। ठीक है, कौन कौन से हमारे पास? ए, ऐ, ओ और औ। ओके, तो यहाँ संयुक्त स्वर क्या हो जाता है? संयुक्त स्वर क्या है कि दो असमान स्वरों से मिलकर जो स्वर बनते हैं उनको संयुक्त स्वर बोलते हैं हम। ठीक है, तो ये किस किस से बना है? अ और ई से मिलकर बना है। ओके, ऐ किस से बना है? अ और ए से मिलकर बना है। अ और ऊ से मिलकर ओ बना है, और अ और बड़े ऊ से मिलकर औ बना है। ओके, तो यहाँ संयुक्त स्वर एक उदाहरण है। तो संयुक्त स्वर का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? ई तो होगा नहीं। ठीक है, ऊ भी नहीं है, अ भी नहीं है, और ओ। ठीक है, ओ किससे मिलकर बना है? अ और ऊ से मिलकर बना है ये। ठीक है, ये संयुक्त स्वर हो जाएगा। तो इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, ये आप अच्छे से देख लो, पूरा का पूरा लेक्चर आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि वर्णमाला से संबंधित किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में। थर्ड क्वेश्चन, स्वरों की संख्या कितनी मानी गई है? ठीक है, तो मेरे आप पिछले लेक्चर्स देखेंगे तो मैंने लगभग 1000 बार बता दिया था कि स्वरों की संख्या 11 मानी गई है। ओके, तो यहाँ पर देखो 7, 10, 12 और 11, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। भाषा की लघुत्तम इकाई क्या है? भाषा की लघुत्तम इकाई मतलब क्या हो जाएगा कि उसकी यूनिट क्या है, सबसे छोटी यूनिट क्या है भाषा की। तो हम लोग पढ़ चुके हैं भाषा की सबसे छोटी यूनिट। देखो, वाक्य तो होगा नहीं। ओके, देखो वाक्य तो है नहीं। ठीक है, शब्द भी नहीं है, वर्ण सबसे छोटी वर्ण है। ठीक है, क्योंकि इसको हम तोड़ नहीं सकते। राइट, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? वर्ण हो जाएगा। राइट, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण कितने हैं? तो हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण मिलेंगे आपको 52। ठीक है, तो इसका ऑप्शन 44 है, वही नहीं है, 46 भी नहीं है, 52 भी नहीं है, 54 है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 52। ओके, इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, आप बने रहिए आखिरी तक, काफ़ी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे आप लोगों के। ग। ठीक है, ग में प्रश्न नंबर 6, ग में ऋषि की मात्रा लगने पर ग का रूप होगा। ठीक है, मैं ये सारी चीज़ें भी आपको मेरे लेक्चर्स में बता चुका हूँ काफ़ी अच्छे से। आप देखो यहाँ पर ग में जब ऋषि की मात्रा लगेगा तो ये कभी नहीं बनेगा। ठीक है, ग्र ये भी नहीं बनेगा। ओके, ये तो र का उच्चारण होता है। जब र का उच्चारण ग्र में करेंगे हम तब ये लगेगा। ठीक है, ये वाला जिसको पदेन बोलते हैं हम, फिर यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो है ये सिंबल हमने याद कर रखा अच्छे से कि जो ऋषि का सिंबल होता है, ठीक है, वो क्या होता है? ऐसा होता है। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऋषि का सिंबल ग्र। तो मेरे हिसाब से यही सही जवाब है। ठीक है, सी। ये ग तो सिंपल ग है ये। ओके, तो ग में ऋषि की मात्रा लगने पर ग का रूप क्या हो जाएगा? ग्र। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल ग्रह। ठीक है, ग्रह लिखते हैं हम, तो वो जो ये जो मात्रा होती है ऋषि का ही सिंबल है। ठीक है, ये ऋषि होता है। ओके, तो यहाँ ऋषि क्या हो जाएगा? यहाँ पे ग्रह। सही जवाब आपका सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा ल कैसी ध्वनि है। देखो ल जो है, ओके,
ल को हम बोलेंगे, एक ल है और एक है र, ठीक है। तो ल जो है, ल को हम बोलते हैं पार्श्विक ध्वनि, ओके, और र को बोलते हैं हम प्रकंपित या फिर लुंठित ध्वनि, ठीक है। प्रकंपित इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब हवा हमारे मुख से बाहर निकलती है, ओके, तो हमारी जब जीभ कपकपाते हुए, ठीक है, जब भी हम र का उच्चारण करते हैं तो हमारी जीभ प्रकंपित यानी कपकपाती है, ओके। आप भी अभी प्रोनाउंस करेंगे उसका, ठीक है, उच्चारण करेंगे र का, तो आप बोलिए र, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वाइब्रेशन हो रहा है उसमें, ठीक है, हवा अगल बगल से वाइब्रेट होके जीभ को वाइब्रेट करते हुए बाहर निकल रही है, इसलिए हमने र को क्या बोला, प्रकंपित या फिर लुंठित, ओके। और ल का क्या डेफिनेशन हो जाएगा, ल को हम बोलते हैं पार्श्विक, ठीक है, क्या बोलते हैं हम, पार्श्विक। अब पार्श्विक इसलिए बोलते हैं क्योंकि ल जो हवा है, ठीक है, ल के उच्चारण में ल करना, ल, तो वो अगल बगल से बाहर निकल जाती है, वो किसी प्रकार का प्रकंपित नहीं करती है, अगल बगल से सीधे बाहर निकल जाती है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको क्या बोला, पार्श्विक, यानी अगल बगल को टच करते हुए बाहर निकल जाना। तो ये हो जाएगा किसका, ल का उच्चारण क्या हो जाएगा, पार्श्विक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ, पार्श्विक, ठीक है। ए ऑप्शन क्या है इसका, संघर्षी हमने पढ़ रखे श श श ह, ओके। प्रकंपित या लुंठित मैंने अभी हाल आपको बताया, र को प्रकंपित या फिर लुंठित बोलते हैं, पार्श्विक ल को बोलते हैं, ठीक है। और एक होते हैं स्पर्श व्यंजन, ओके। स्पर्श व्यंजन हमारे कौन कौन से हो जाएंगे, स्पर्श या फिर स्पर्श हमारे हो जाएंगे कितने, वो जो कचट तप पढ़ा था हमने, ओके, 25, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 8वें प्रश्न पे। 8वां प्रश्न, अल्प प्राण ध्वनियों की संख्या कितनी है। अल्प प्राण ध्वनियों को देखो, अल्प प्राण मैंने आपको बताया था, अ कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1, ठीक है, हिंदी वर्णमाला 1 से स्टार्ट होता है। तो हम क्या है, जितने भी हमारे स्पर्श व्यंजन है, ठीक है, स्पर्श व्यंजन को हमने क्या किया था कि वर्गों में विभाजित कर दिया था कि पहला क से स्टार्ट है तो क से पहला वर्ग हो जाएगा, ओके। तो यहाँ अल्प प्राण का जो ये क है, ठीक है, स्पर्श का, ठीक है, तो क वर्ग का कौन कौन सा हो जाएगा, यहाँ अल्प प्राण पहले से स्टार्ट हो रहा है तो क वर्ग का पहला, ओके, पहला, तीसरा और 5वां, ठीक है, ये सारे वर्ण किसके अंतर्गत आ जाएंगे, अल्प प्राण के अंतर्गत आ जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे क्या हो जाएगा यहाँ, कचट तप, ठीक है, 5 है ये, और ये 3 है, तो कितने हो जाएंगे, टोटल 15 हो जाएंगे, ठीक है, 5 3 जा 15, यहाँ 15 हो गए अल्प प्राण में, ओके। फिर हम चलते हैं क्या कि हमारा जो यर लव है, ठीक है, यर लव भी अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। तो यर लव कितने हो गए, 4, ये 4 हो गए, ठीक है। और एक हमारे 2 होते हैं द्विगुण, द्विगुण कौन कौन से होते हैं हमारे, ड और एक ढ ढक्कन का, ठीक है, ड डमरू का और ड ढक्कन का, इसमें से जो ड है, ठीक है, ये भी अल्प प्राण के अंतर्गत आता है, तो एक ये हो गया, ओके। और टोटल कितने हो जाएंगे अभी हमारे, ये 20, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे कितने, 11 स्वर हैं, ओके। और जितने स्वर होते हैं सारे के सारे स्वर हमारे अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएंगे हमारे 11 स्वर, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 31, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 31 हो जाएगा, ओके, ठीक है। इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। 9th वाला, 9th में क्या लिखा है, सभी स्वर हैं, ठीक है। अब इसमें देखो, मैंने अभी जस्ट पिछले 8th क्वेश्चन में बताया था आपको कि जो अल्प प्राण है, अल्प प्राण सभी स्वर अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं, ओके। तो यहाँ पर सीधे सीधे आप ढूंढो अल्प प्राण को, तो यहाँ ऑप्शन क्या, अल्प प्राण डी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ओके। घोष मैंने आपको बता दिया है काफ़ी अच्छे से पिछले लेक्चर्स में, अघोष भी बता दिया है आपको कौन कौन से अघोष होते हैं, ठीक है। अघोष पहले और दूसरे होते हैं, घोष तीसरे और चौथे, चौथे और तीसरे, चौथे और 5वें होते हैं, कौन से, स्पर्श व्यंजन के, क वर्ग के, क चट तप, इन वर्ग के तीसरे और चौथे और 5वें घोष होते हैं, ठीक है। अघोष मैंने बताया था कि अ से स्टार्ट हो रहा है तो पहला वाले से स्टार्ट करेंगे हम, तो पहला और दूसरा अघोष के अंतर्गत आ जाएगा। महाप्राण, अल्प प्राण का बता चुका हूँ मैं आपको, पहला, तीसरा और चौथा, बाकी के जो बचे हुए हैं, ठीक है, वो सारे किसके अंतर्गत आ जाएंगे, महाप्राण के अंतर्गत आ जाएंगे, ओके, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 देखो आप, यज्ञ का वर्ण वियोजन क्या होगा। वर्ण वियोजन मतलब होता है वर्ण विच्छेद, ठीक है, वियोजन का मतलब विच्छेद ही होता है, तो कंफ्यूज नहीं होना हम लोगों को। तो यज्ञ का देखो,
यहाँ मैंने आपको ज्ञ, ठीक है, ज्ञ एक संयुक्त व्यंजन है जो किससे मिलके बना है, ज और न्य से मिलके बना है। किससे, ज और न्य से। ओके, ज, इसको हम ज्ञ को तोड़ेंगे तो क्या हो जाए, ज न्य धन अ, ठीक है, ऐसे ये टूटेगा ज्ञ। तो यहाँ देखो य पूरा का पूरा है, ठीक है, य, तो य धन अ, य धन अ, ठीक है, य धन अ, य टूट गया और बाकी मैंने ज्ञ को तोड़ दिया। अब देख लो ये कौन से ऑप्शन में मिल रहा है आपको, ये ऐसे टूट नहीं सकता, ठीक है, य धन अ न, ये भी नहीं टूट सकता है, य धन अ धन ज्य, ये देखो ये मैंने ज्ञ को तोड़ दिया यहाँ पे, ये ज्य, ठीक है, और य को तोड़ दिया यहाँ पर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं। ये सारी चीज़ें एक मेरा लगभग 1 घंटे का लेक्चर है वर्ण विच्छेद पे, उसको ज़रूर देखना आप लोग, ठीक है। उसमें मैंने काफ़ी ट्रिक से समझाई है, सारे के सारे जितने भी वर्ण विच्छेद है सारे के सारे मैंने ट्रिक से समझा है, ठीक है। तो उसको ज़रूर देखना आप, उससे आपके काफ़ी कंसेप्ट क्लियर होंगे। 11वें नंबर के प्रश्न पे चलते हैं हम। अब यहाँ पे हम देखते हैं, 2 सेकंड, यहाँ पे हम देखते हैं कि हमने देखा द, ओके। अब इसका हमको बताना है क्या है, पहले हमने वर्ण विच्छेद पढ़ा था, अब हमको विच्छेद दे दिया है, उससे क्या शब्द बन रहा है उस शब्द का बताना है हमको, ठीक है। तो यहाँ देखो द, ओके, द में अ की मात्रा, देखो यहाँ द में आ की मात्रा है, तो ये तो हो नहीं सकता है क्योंकि यहाँ द में अ की मात्रा है, तो इसको हटा दो फटाफट। ओके, आपको देखो एलिमिनेट करना आना चाहिए ऑप्शंस। आपने हो सकता है कुछ क्वेश्चंस नहीं पढ़े हो, ठीक है, जो चीज़ नहीं पढ़ी हो तो कोई नहीं, आपने इतना सारा पढ़ चुके हैं कि आप एलिमिनेट कर सकते हैं। ओके, तो आपको हमेशा प्रश्न का हल करते समय एक चीज़ ध्यान रखनी है कि मुझे एलिमिनेट करना है ऑप्शंस को, उससे क्या है आपका सही जवाब अपने आप बाहर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो हमने इसको हटा दिया, फिर हमने यहाँ पर देखा द, ठीक है, द में अ की मात्रा है, ओके, द में अ की मात्रा है, ठीक है। फिर मैंने देखा यहाँ क्या है, छ, ठीक है, छ भी एक संयुक्त व्यंजन है, छ को मैं तोड़ूंगा, ठीक है, छ को मैं तोड़ूंगा तो कैसे टूटेगा ये, क धन श षटकोण का, ठीक है, ये ऐसे टूटेगा। ओके, तो यहाँ द तो कैसे टूटेगा, द धन अ, और छ कैसे टूटेगा, क धन प वाला श, मतलब श षटकोण का और अ, ठीक है। तो यहाँ देखो ये ऐसे ही टूट रहा है, ठीक है, तो यही हमारा आंसर है, दक्ष, ठीक है। तो हमको बाकी में जाने की अब ज़रूरत भी नहीं है, ये तो हो नहीं सकता है, ओके, और ये भी नहीं हो सकता है, राइट। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, दक्ष, बी ऑप्शन, राइट। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, हमारा 12वें नंबर का प्रश्न, ठीक है। 12वें नंबर का प्रश्न हमारा है, प्रसन्न के जो ये न डबल न है इसमें ध्वनि है, ठीक है। जो प्रसन्न है तो प्रसन्न में जो न है डबल न, इसमें कौन सी ध्वनि है। तो इसमें देखो युक्ताक्षर, युक्ताक्षर होना, युक्ताक्षर, ठीक है, युक्ताक्षर क्या है, ए, बी हमारा हो जाएगा हस्व, हस्व तो क्या होते हैं, जितने भी छोटे स्वर होते हैं सारे हस्व स्वर होते हैं। एक होता है व्यंजन गुच्छ, ठीक है, व्यंजन गुच्छ देखो, और रहता है पार्श्विक। अब पार्श्विक में क्या है कि हमने स्पर्श व्यंजन पढ़े, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं क्या, यहाँ पर युक्ताक्षर देख लिया हमने, हस्व देखा और व्यंजन गुच्छ। देखो व्यंजन गुच्छ यहाँ से समझ में आ रहा है कि व्यंजन का गुच्छा, ठीक है। तो आपको देखो यहाँ व्यंजन का एक गुच्छ टाइप दिखेगा, ठीक है, गुच्छे टाइप दिखाई देगा ये, न डबल न, ठीक है। डबल न को हम ऐसे भी लिखते हैं, इन्होंने क्या करा है, इसको ऐसे लिख दिया है, ठीक है, एक गुच्छा टाइप, गुच्छा समझते हो ना आप, बंच, तो वैसा आपको कहाँ दिख रहा है, किस में दिख रहा है, व्यंजन गुच्छ, तो ये आपको न डबल न, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इस टाइप को हम बोलते हैं व्यंजन गुच्छ, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा, ये बी ऑप्शन है, ठीक है, ये सी ऑप्शन है, ओके, और ये डी ऑप्शन है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा इसका सी, राइट। अब हम नेक्स्ट चलते हैं 12th वाले पे, सॉरी 13 वाले पे, ठीक है। र को वर्ण कहा जाता है, ठीक है। हमने अभी पिछले कुछ क्वेश्चंस में पढ़ा था ल के बारे में, ल किसको बोल रहे थे हम, पार्श्विक को बोल रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर र को हम क्या, प्रकंपित या फिर लुंठित, क्यों, क्योंकि जब हवा ल के उच्चारण में हवा बाहर निकल रही है तो अगल बगल से वाइब्रेट, हमारी जो जीबान है उसको वाइब्रेट करते हुए बाहर निकल रही है, मतलब प्रकंपित करते हुए बाहर निकल रही है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, र को क्या बोलेंगे हम, प्रकंपित या फिर लुंठित। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा डी, डी हो जाएगा क्या, प्रकंपित या फिर लुंठित, ठीक है, डी,
ओके, अब यहाँ पे हम संघर्षी या फिर उष्मी देखते हैं। हमने देखा श श श ह, ये सारे संघर्षी या फिर उष्मी हो जाएंगे। ओके, पार्श्विक हमने ल देखा। ओके, उच्छिप्त, उच्छिप्त क्या, उच्छिप्त को ताड़नजात भी बोलते हैं। उच्छिप्त में कौन कौन से हो जाएंगे हमारे, या फिर द्वितीय व्यंजन भी बोलते हैं हम, तो कौन कौन से हो जाएंगे, ड डमरू का और ढ ढक्कन का। ठीक है, उच्छिप्त ताड़मजात या फिर द्विगुण व्यंजन भी बोलते हैं। ओके, प्रकंपित या फिर लुंठित र हो जाएगा। ओके, और ये लह। ठीक है, और ये सारे हमारे संघर्षी या फिर उसमें कौन कौन से हो जाएंगे, श श ह, श श स और ह। ओके, ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 14 नंबर। निम्न में से कौन द्विगुण व्यंजन का उदाहरण है। द्विगुण व्यंजन, मैंने अभी तक आपको 13 क्वेश्चन बताए, कहीं ना कहीं मैंने आपको बता दिया है कि द्विगुण व्यंजन कौन सा है। ओके, तो द्विगुण व्यंजन कौन कौन से हो जाएंगे हमारे, ड डमरू का और ढ ढक्कन का, है ना। ध और न नहीं है। ओके, न और न भी नहीं है, त और प भी नहीं है, तो हमारे द्विगुण व्यंजन कौन कौन से हैं, ड और ढ। ठीक है, इनको ताड़नजात व्यंजन भी बोलते हैं। ओके, उच्छिप्त व्यंजन भी बोलते हैं इनको। राइट, अब हम 15 पे चलते हैं। 15 क्वेश्चन नंबर प्रश्न, ये यहाँ देखिए आप, ये आपको ड जैसा दिख रहा है, ठीक है, लेकिन ये ड डमरू का नहीं है। यहाँ पर एक बिंदी लगी हुई है ऊपर, ये दिख रही है आपको ये बिंदी। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो नासिक की से जो उच्चारण होता है नाक से, वो वाला उच्चारण होगा यहाँ पे। इसको बोलेंगे हम निय। क्या बोलेंगे, निय, निय। ठीक है, निय। और ये किस वर्ग में होता है, देखो इसका उच्चारण स्थान क्या है, निय। तो यहाँ नाक से बोल रहे हैं हम लोग। ओके, और ये जितने भी है, ठीक है, ये आता है क वर्ग में। कौन से, क ख ग घ निय। ठीक है, क वर्ग में। और क वर्ग के जितने भी वर्ण आते हैं वो सारे के सारे वर्ण किसके अंतर्गत आते हैं, कंठ। ठीक है, मेरा लेक्चर देखना आप, काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। तो क वर्ग में आता है क्या, ण्य। ओके, और क वर्ग के अंतर्गत जितने भी वर्ण आते हैं सारे कंठ का उच्चारण स्थान होता है उनका। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कंठ। ठीक है, दंत अभी आगे और देखेंगे हम। दंत जितने भी त वर्ग के होते हैं सारे दंत होते हैं। ठीक है, जितने भी च वर्ग के होते हैं सारे तालु होते हैं। तालु से चालू मैंने याद कर रखवा करवाया था आपको। और मूर्धा, जितने भी ट वर्ग के होते हैं सारे मूर्धा होते हैं। ओके, टमू करके याद करवाया था मैंने आप लोगों को। राइट, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 16 नंबर के क्वेश्चन पे। 16वां नंबर का प्रश्न क्या बोलता है, 16वां नंबर का प्रश्न बोलता है निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन सा व्यंजन उष्म व्यंजन है। ठीक है, उष्म, उष्म या फिर संघर्षी व्यंजन। अभी मैंने आपको पहले बताया था उष्म या संघर्षी व्यंजन कौन कौन से हैं, श श स ह। ओके, तो इनमें से आप ढूंढ लो कौन सा स श श ह के अंतर्गत आ रहा है, उसको हम उष्म व्यंजन बोल देंगे। र तो प्रकंपित या फिर लुंठित कहलाएगा। ठीक है, व दंतोष्ट कहलाएगा। ठीक है, प वाला श ये फिर एक, ठीक है, ये देखो ये संघर्षी या फिर लुंठित व्यंजन, संघर्षी या फिर उष्मी व्यंजन। तो संघर्षी या फिर उष्मी व्यंजन में कौन सा हो जाएगा, ये श, क्योंकि हमने पढ़ रखे ये कौन कौन से होते हैं, श श स ह। तो ये हमारा सही जवाब हो जाएगा सी। राइट, नेक्स्ट में हमको जाने की ज़रूरत ही नहीं क्योंकि हमारा आंसर हमको पहले ही मिल गया है। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं 17वें नंबर का प्रश्न। हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है। देखो भैया, स्पर्श व्यंजन हमारे कितने होते हैं, 25। स्पर्श व्यंजन हमारे हैं कितने, 25। ओके, और ये रहे 25। और ये कौन कौन से होते हैं, देखो क च ट त प। ठीक है, क वर्ग के जितने भी वर्ण हैं सारे, ओके, क वर्ग के जितने भी ये सारे आ जाएंगे स्पर्श व्यंजन में। च वर्ग के जितने भी सारे स्पर्श व्यंजन में। तो ये कचट तब याद रख लो आप। इसके अंतर्गत जितने भी क ख ग घ ञ, च छ ज झ ण, त थ द ध न, त प फ ब भ म। ठीक है, ट ठ ड ढ ण। तो ये सारे के सारे 25 होते हैं। ओके, और ये स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, इनको हम स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। राइट, फिर से बोल रहा हूँ, पिछले लेक्चर्स देखो मेरे, इनके जवाब काफ़ी इजीली दे दोगे आप। ओके, चलो आगे चलते हैं हम लोग 18 नंबर के क्वेश्चन में। छ, ठीक है, छ वर्ण है, तो हमको पता है भैया छ, त्र, ज्ञ और श्र ये सारे संयुक्त व्यंजन हैं जो कि दो भिन्न भिन्न व्यंजनों से मिलकर बने हैं। ओके, ये सब इंस्पेक्टर 2017 में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, पिछले एग्ज़ाम्स में वर्णमाला से संबंधित जितने भी प्रश्न आए हैं वो सारे मैं लाया हूँ। ठीक है, जितने भी मुझसे बने हैं और मुझे जितने इंपॉर्टेंट लगे हैं वो भी मैं इस पीपीटी में लाया हूँ। ठीक है, तो आप लोग पूरा लेक्चर देखिए, आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे वर्णमाला से संबंधित। राइट, छ,
तो छ किससे मिलके बना है? क और श षटकोण से मिलके बना है। ओके, क और श षटकोण से मिलकर बना है। ठीक है, अब यहाँ पर बात हो रही है कि छ किस प्रकार का वर्ण है, तो ये संयुक्त व्यंजन है। सीधे सीधे स्वर है नहीं, स्वर हमको पता है 11 होते हैं, अ आ इ ई उ ऋषि ए आई ओ औ। व्यंजन, व्यंजन हमको पता है 33 संख्या होती है व्यंजनों की। ठीक है, संयुक्त व्यंजन ये होते हैं 4, छत्र ज्ञ श्र, और ठीक है, और उनमें से एक छ भी है हमारा। ठीक है, जो कि क और श षटकोण से मिलकर बना है। ठीक है, और स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन हमारे 25 होते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? संयुक्त व्यंजन। राइट, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 19 नंबर के प्रश्न में। श श स ह, ठीक है, व्यंजन कहलाते हैं। ये रेलवे एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, और सब इंस्पेक्टर MPSI 2016 में भी आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, देखो जो MPSI है सब इंस्पेक्टर, उसका सिलेबस कितना भी चेंज हो जाए, लेकिन हिंदी तो उसमें आएगी भाई। ओके, हिंदी जहाँ 70 नंबर की आती थी, हो सकता है 100 नंबर की हो जाए, या हो सकता है 50 नंबर की हो जाए, लेकिन इससे कम तो नहीं होगी। हिंदी तो आना ही है। तो आप लोगों को सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हो आप लोग, तो आपको हिंदी तो पढ़ना ही है। ठीक है, जिनको 2 स्टार लगाना है तो वो हिंदी तो पढ़ो भाई लोग। ओके, हिंदी और इंग्लिश ये 2 लैंग्वेज है, इनको कभी सिलेबस से नहीं हटाया जाएगा। ओके, हो सकता है कि कंप्यूटर नया जोड़ दे, लेकिन हिंदी इंग्लिश को कभी नहीं हटाया जाएगा। तो 2 स्टार लगाने हैं तो भैया पढ़ो। ओके, चलो आगे चलते हैं। श श श ह, ठीक है, ये अभी हमने पिछले कुछ क्वेश्चंस में देखा, इनको हम क्या बोलते हैं? संघर्षी व्यंजन। ठीक है, संघर्षी या फिर ऊष्मी व्यंजन बोलते हैं हम। तो प्रकंपित तो हमको पता है, प्रकंपित या फिर लुंठित र हो जाएगा। ठीक है, र। ठीक है, स्पर्श व्यंजन हमको पता है 25 व्यंजन होते हैं, कचट तप। संघर्षी या फिर ऊष्मी व्यंजन श श श ह, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सी। ओके, ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 20 नंबर। ठीक है, 20 नंबर देखो, 20 नंबर के प्रश्न में आपको कुछ नया दिखाई देगा। यहाँ पे आपको दिख रहा है क, ग, ज और फ। ठीक है, लेकिन इनके नीचे आपको ये बिंदी दिख रही है। ओके, इस बिंदी का मतलब ही ये है कि ये जो शब्द हैं, ये शब्द किसी दूसरी भाषा से उठाए गए शब्द हैं। मतलब ये आगत वर्ण है। कौन सा है ये? आगत यानी किसी दूसरी भाषा से। दूसरी मतलब जैसे इंग्लिश हो गया, ठीक है, अरबी फारसी हो गया, तो ये विदेशी, दूसरी क्या बोलूँगा, विदेशी भाषा से उठाए गए शब्द है ये। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि ये किस विदेशी भाषा से उठाए गए शब्द है ये। ठीक है, ये पूछ रहा है क ज फ ध्वनियाँ किसकी है। ये बीएड में आया गया प्रश्न है। ठीक है, ओके, तो यहाँ देखो संस्कृत की नहीं, अरबी फारसी की जी, अरबी फारसी से उठाया गया शब्द है क ख ज फ। ओके, और इनको आगत वर्ण भी बोलते हैं। आगत वर्ण इसलिए कहा जाता है आगत वर्ण या फिर आगत व्यंजन, क्योंकि ये दूसरी भाषा से उठाए गए शब्द है जो कि हिंदी में भी प्रयोग किए जा रहे हैं। ओके, अंग्रेजी नहीं, अंग्रेजी से नहीं उठाया गया। अंग्रेजी का हमको पता है आगत यानी वो ऐसा सिंबल होता है। ठीक है, जैसे डॉक्टर लिखते हैं हम लोग, तो डॉक्टर हमने सीधे, सॉरी बिंदी नहीं लगेगी, डॉक्टर सीधे हमने कहाँ से? अंग्रेजी शब्द से उठाया गया है। उसको इंग्लिश में भी डॉक्टर बोलते हैं और हिंदी में भी डॉक्टर बोलते हैं। तो ये कौन से? अंग्रेजी शब्द हो जाएगा और दक्षिणी भाषा। ठीक है, तो यहाँ क ख ज फ कौन से हो जाएंगे? अरबी फारसी के शब्द हो जाएंगे। ठीक है, 21 नंबर का सवाल करते हैं हम। क वर्ण उच्चारण की दृष्टि से क्या है? ठीक है, क वर्ण उच्चारण की दृष्टि से क्या है? अभी हमने पिछले प्रश्न में देखा क वर्ण जितने भी है वो सारे उच्चारण की दृष्टि से कंठ, आप क ख ग ढ ण्य पढ़ेंगे तो आपको हमेशा यहाँ कंठ पे जोर देना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ इसका जवाब क्या हो जाएगा? कंठ यानी बी। ठीक है, ओष्ठ, ओष्ठ तो प वर्ग जितना भी है सारा ओष्ठ से है, प। ओके, नासिक्य जो पंचम वर्ण है ड य न न म, ये सारे नासिक्य में आ जाएंगे, जिनकी संख्या 5 है, जिनको अनुस्वार भी कहा जाता है। ओके, और तालु, तालु जितने भी च वर्ग है, जैसे मैंने चालू से तालु याद करवाया था आपको, चालू तालु चालू तालु ऐसा मैंने बोला था आपको याद करने के लिए। तो जितने भी च वर्ग हैं, ओके, वो सब तालु के अंतर्गत आ जाएंगे। ओके, और ऐसा भी मैंने समझाया था आपको, तालु चालू, और चालू कौन है? यश। ठीक है, तो यह भी किसके अंतर्गत आ जाएगा? तालु के अंतर्गत, और श भी किसके अंतर्गत आ जाएगा? तालु के अंतर्गत। ओके, ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम। इसको देखना, इस पूरे लेक्चर को, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैंने जितना आपको अभी जितने 7-8 लेक्चर मैंने वर्णमाला के बनाए हैं उसका बोल सकते हैं ये सार है। ठीक है, पूरा का पूरा मैंने इसके अंदर समाहित कर दिया है उन 8 लेक्चरों को। राइट,
चलो आगे चलते हैं। 22वां क्वेश्चन, इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है? देखो संयुक्त व्यंजन मैंने आपको बता दिया कौन कौन से संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं। कौन कौन से? छत्र, ज्ञ और श्र। ठीक है, मैं रिपीट भी इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि आपको चीज़ें यहीं याद हो जाए। ओके, कौन कौन से? छत्र, ज्ञ, श्र, 4 होते हैं। छत्र, ज्ञ, श्र। तो यहाँ से ढूंढ लो भैया कि कौन से छत्र, ज्ञ है यहाँ पर। तो ड बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, डिया भी नहीं है। ठीक है, निया बोलेंगे इसको। ठीक है, डिया। और ये ड डमरू का ये भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ कौन सा है? ज्ञ, छत्र, ज्ञ, श्र, ज्ञ है। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? ओके, ठीक है। 23 नंबर के क्वेश्चन क्या बोलता है? निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है? दंत्य यानी क्या? जब आप उच्चारण करेंगे तो आपकी जीभ आपके दांतों से टकरानी चाहिए या फिर टच होनी चाहिए। ठीक है, तो वैसे वर्ण को हम क्या बोलेंगे? दंत्य। ठीक है, ये आपको आपकी अध्यापक भर्ती परीक्षा में मिलेगा देखने को। ठीक है, तो ये जितने भी प्रश्न सारे के सारे किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। और आप कभी भी नोटिस करना, आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो पिछले जो पेपर्स में जो क्वेश्चंस आते हैं वो हमेशा रिपीट होते हैं कहीं ना कहीं। ओके, तो देखना हमेशा भी एक आपको अच्छा टीचर हमेशा बोलेगा कि जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो उस एग्ज़ाम से संबंधित पिछले प्रश्न जो आए हुए हैं, ओके, उन प्रश्नों को आप एक बार देख लीजिए, उन प्रश्न पत्र को देख लीजिए, जिससे कि आपको ये समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं उस एग्ज़ाम में। ओके, तो यहाँ पे 23 नंबर के प्रश्न पे आते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है? ठीक है, दंत्य मैंने क्या बोला था? देखो भैया, जो त वर्ग है, त वर्ग पूरा का पूरा दंत है। ठीक है, त का उच्चारण करेंगे आप तो आपकी जीभ आपके दांतों से टकराएगी, यानी वो पूरा का पूरा त वर्ग है। तो अब त वर्ग के अलावा यहाँ पर कुछ आ रहा है तो वो आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो त वर्ग में त थ द ध न, त थ द ध न। ठीक है, तो न भी आ रहा है त वर्ग में, द भी आ रहा है, ट नहीं आ रहा है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा ट। ठीक है, ट मतलब ये नहीं आ रहा है इसलिए मैंने क्रॉस किया, बाकी इसका आंसर हो जाएगा ट। राइट, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 24 नंबर के प्रश्न में। घ का उच्चारण स्थान क्या है? देखो घ, अब आपको इतना सा पता होना चाहिए कि घ स्पर्श व्यंजन के किस वर्ग में आता है। ठीक है, क च ट तप किस में आता है? ये क में आता है। एक बार आप बोल दोगे ना क ख ग घ, ये घ आ रहा है। ठीक है, क ख ग घ, तो घ किस में? क में आ रहा है। और क का हमको अच्छे से पता है कि क का उच्चारण करना है तो घ, ठीक है, कंठ पे उच्चारण आएगा। ठीक है, कंठ पे उसका जोर आएगा। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कंठ। राइट, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 25 नंबर का, और वो है निम्न में बताइए कि किस शब्द में द्वित्व व्यंजन नहीं है? द्वित्व व्यंजन। ठीक है, द्वित्व व्यंजन मैं आपको बता चुका हूँ जहाँ पे व्यंजन एक ही समान व्यंजन का रिपीटेशन हो रहा है, एक स्वर रहित है और दूसरा स्वर सहित है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा न और न। ठीक है, ये समान व्यंजन है और इनका रिपीटेशन हो रहा है, और एक स्वर रहित है और एक स्वर सहित है। ठीक है, ऐसे व्यंजनों को हम क्या बोलेंगे? द्वित्व व्यंजन। अब यहाँ पे आपको देखो काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है ये। यहाँ पर आपको देखो ए ऑप्शन में दिखेगा आपको। ठीक है, उज्ज्वल, ये ये दो दिख रहे हैं आपको। ठीक है, व्यंजन। और यहाँ पर बी ऑप्शन देखिए, वी ऑप्शन में भी आपको ये दो व्यंजन दिख रहे हैं समान, यहाँ भी दो व्यंजन समान दिख रहे हैं आपको। और यहाँ पे सी ऑप्शन देखिए, यहाँ पे भी दो व्यंजन समान दिख रहे हैं, न। ओके, और यहाँ पे भी देखिए न समान। ठीक है, सॉरी। अब यहाँ ये कन्फ्यूज़न हो रहा है कि अब सही जवाब क्या होगा। इसमें से बोला है उसने कि नहीं है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर नहीं है कौन सा? देखिए यहाँ पे भी रिपीट हो रहा है, यहाँ पे भी रिपीट हो रहा है, यहाँ पे भी रिपीट और यहाँ पर भी रिपीट। लेकिन ये जो उज्ज्वल है, ठीक है, उज्ज्वल में दोनों के दोनों जो ज है वो दोनों स्वर रहित है। देखो आप, दोनों ज आधे हैं। ठीक है, लेकिन हमारा जो द्वित्व व्यंजन की डेफिनेशन क्या बोलती है? एक ज आधा हो और एक ज पूरा हो। ठीक है, ऐसा मतलब एक न आधा हो तो दूसरा न पूरा हो। ठीक है, एक स्वर रहित हो और एक स्वर सहित व्यंजन हो। लेकिन यहाँ पर क्या है? दोनों के दोनों स्वर रहित व्यंजन है। तो इनमें से कौन सा द्वित्व व्यंजन नहीं है? उज्ज्वल। ठीक है, था ना मज़ेदार क्वेश्चन?
ओके, तो ऐसे हमको ध्यान देंगे हम तो सही जवाब दे पाएंगे। ओके, और प्रश्न में एक और आपको इम्पॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है, प्रश्न पढ़ते समय हमेशा नहीं का ज़रूर ध्यान रखें। ठीक है, बच्चे और इवन बहुत से टीचर भी गलती करते हैं, बहुत सारे बच्चे भी गलती करते हैं, नहीं को नहीं पढ़ पाते ठीक से। ठीक है, और वो सीधे सीधे बोल देते कौन सा है और जवाब गलत दे के आ जाते हैं। ओके, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं हम लोग। 26 में आपको दिखेगा ज्ञ। ठीक है, ज्ञ। ठीक है, ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? देखो ज्ञ पहली बात तो क्या है, एक संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, और ज्ञ किन किन से मिलकर बना है? संयुक्त व्यंजन कितने हो गए? 4 है हमारे। ठीक है, छत्र ज्ञ श्र। और ज्ञ किन से मिलकर बना है? ज और न्य से, ज और न्य से मिलकर बना है। ठीक है, तो यहाँ देख लो आप, पहले ही ऑप्शन सही है, ज न्य। ठीक है, ज स और य। ठीक है, और ज और न्य। अब बताइए इसका जवाब क्या है? क्या लगता है आपको पहला सही होगा? नहीं, यहाँ पे हलंत नहीं है। ठीक है, और ज जो है यहाँ पे आधा होता है, तो यहाँ पे ये ऐसे टूटेगा, ज और न्य। तो कौन सा सही जवाब है इसका? ज और न्य, ये बी वाला ऑप्शन। ठीक है, तो आपको सारे ऑप्शन अच्छे से देखना है, उसके बाद आपको एक निष्कर्ष निकालना है कि मेरा सही जवाब क्या होगा। ओके, तो इस तरीके से आपको प्रश्नों को सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सही जवाब बी हो जाएगा, क्योंकि ज इसमें आधा होता है और न्य पूरा होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 27 नंबर। वर्ण के प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण क्या कहलाते हैं? ठीक है, वर्ण के प्रथम मतलब जो स्पर्श व्यंजन है। ठीक है, स्पर्श व्यंजन अपने कचट टप हो गए। ठीक है, इनका प्रथम, तीसरा और पांचवा वर्ण कौन सा कहलाता है? ओके, मैंने आपको बताया था कि जो अल्प प्राण है, ठीक है, अल्प प्राण अ से स्टार्ट हो रहा है, वर्णमाला में अ जो होता है पहले नंबर से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो अल्प प्राण में जो हमारे जो वर्ण है, जो वर्ग है, ठीक है, तो वहाँ भी अल्प प्राण में पहले नंबर से ही स्टार्ट होंगे। राइट, मतलब क्या हो जाएगा? पहला, तीसरा और पांचवा किसके? अल्प प्राण के अंतर्गत आ जाएगा, और बाकी के जितने बच रहे हैं वो महाप्राण के अंतर्गत आ जाएंगे। बाकी के कौन कौन से बच रहे हैं? दूसरा, चौथा। ठीक है, दूसरा और चौथा महाप्राण के अंतर्गत आ जाएंगे। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अल्प प्राण। राइट, अब जैसे अंतस्थ देखते हैं हम, तो अंतस्थ में कौन कौन से? 4 हो जाएंगे, य र ल व। कौन कौन से? य र ल और व। ओके, और उष्मी और संघर्ष आपको पता है, श श स ह। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अल्प प्राण। तो अल्प प्राण में प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण आते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। 28 वर्ग के द्वितीय और चतुर्थ व्यंजन क्या कहलाते हैं? अभी पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने डिस्कस किया अल्प प्राण क्या? पहला, तीसरा और पांचवा, यानी ऑड वर्ण। ठीक है, ऑड। और महाप्राण में कौन से? दूसरे और चौथे। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? महाप्राण। ठीक है, प्रश्न क्या क्या है ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास? महाप्राण, अल्प प्राण तो हो नहीं सकता क्योंकि वो पहले से स्टार्ट होता है, दूसरा तो होगा ही नहीं है। ठीक है, अंतस्थ य र ल व, उष्मी और संघर्षी श श ह। तो इसका सीधा सीधा जवाब हो जाएगा क्या? महाप्राण। राइट, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 29। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है? अभी पिछले प्रश्नों में मैंने बताया अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 है। कौन कौन से अंतस्थ व्यंजन हमारे? कितनी संख्या है? 4 है। ठीक है, कौन कौन से? य, र, ल और व। ओके, तो कौन क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम 30। शब्दकोश में ज्ञ, शब्दकोश में ज्ञ किस वर्ण के बाद आता है? ठीक है, ज्ञ। देखो ज्ञ को आप तोड़ोगे ना, तो ये किस किस से मिलकर तोड़ रहा है? ज और न्य, ज और न्य से मिलकर बन रहा है। ठीक है, तो ये जो है शब्दकोश में ज्ञ किस वर्ण के बाद आ रहा है? यहाँ पर ज। ठीक है, ये किससे मिलकर बन रहा है? ज और न्य से मिलकर बन रहा है। ठीक है, तो ये शब्दकोश में किसके बाद में आएगा? ज के बाद आएगा। ठीक है, शब्दकोश में ज्ञ किस वर्ण के? छत्र, छत्र ज्ञ। ठीक है, तो शब्दकोश में ज, हाँ देखो ज किसके बाद में आएगा? यहाँ पे आप शब्दकोश में अनाराम भी बोलेंगे ना, तो वहाँ पे आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे छ, त्र और ज्ञ। ठीक है, तो त्र के बाद आ रहा है ये। ठीक है, किसके बाद आ रहा है? त्र के। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? त्र। ओके, ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 31। त्र,
त्र किन वर्णों के मेल से बना है? त्र एक संयुक्त व्यंजन है, ओके। और ये किससे मिलकर बना है? त और र से मिलकर बना है, त धन र, ठीक है। यहाँ हलंत जरूर ध्यान रखना आप, पता चलो आप इसको सही जवाब करके आ जाए, क्योंकि यहाँ हलंत आएगा, क्योंकि त इसमें आधा है, ओके। ये तो हो ही नहीं सकता त और त्र, ठीक है। त और र यहाँ आप कंफ्यूज हो सकते हैं, ओके। त ये तो हो ही नहीं सकता। ये सही जवाब आपका क्या रहेगा? त जिसमें हलंत है और र, ओके। तो सही आपका ये हो जाएगा। तो आपको हमेशा जब वर्ण टूटेंगे तो नीचे हलंत आएगा, ओके। तो आपको हलंत का विशेष ध्यान रखना है, नहीं तो आप बी लगा दोगे और आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। आपका आंसर गलत हो जाएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 32। इनमें से कौन सा मानक वर्ण नहीं है? देखो, मानक वर्ण हिंदी वर्णमाला ने जितने भी 52 वर्ण हैं, ठीक है, उन सारे वर्णों को मानक वर्ण कहा गया है, ओके। मतलब एक प्रॉपर वर्ण होना, जैसे भ बिल्कुल वर्ण है, ख बिल्कुल वर्ण है, ध बाकी ऐसे ये जो है ये तो एक शब्द कहलाएगा, ये वर्ण नहीं कहलाएगा। जब ये ऐसा होता, जैसे यहाँ पे टच है नीचे, ठीक है, तो ये एक मानक वर्ण ख कहलाएगा। लेकिन र करके तो कोई वर्ण ही नहीं होता, तो इसका सही जवाब हो जाएगा अ, ओके। नेक्स्ट चलते हैं हम 31 30, ठीक है, थोड़ा सीक्वेंस में, ठीक है। 32 33, ठीक है। ट वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? ट वर्ण का, ठीक है। तो मैंने आपको मेरे लेक्चर में लर्न करवाया है। मैंने आपको कैसे लर्न करवाया है? आपको ट से क्या बोलना है? टमू, ठीक है। इसका कुछ मतलब नहीं होता, लेकिन आपको थोड़ी ट्रिक है, टमू टमू टमू, ऐसा ऐसा बोलना है आपको, टमू। तो ट वर्ग के सारे क्या हो जाएंगे? मूर्धा, ठीक है, मूर्धन्य। तो ट वर्ग के कौन से हो जाएंगे? मूर्धन्य, मूर्धा। तो ये हो जाएगा इसका आंसर क्या? मूर्धा, ओके। तो आप क्या है कि बहुत सारे ऐसे वर्ण हैं, तो आपको क्या है कि याद नहीं हो पाएगी चीज़ें। तो आपको क्या करना है? कुछ ट्रिक्स बनाना है। मैंने आपको मेरे लेक्चर्स में बहुत सारी ट्रिक्स के साथ वर्ण विच्छेद याद करवाया है, पूरा वर्णमाला लर्न करवाया है, तो उन लेक्चर्स को आप ज़रूर देख लेना, ओके। तो यहाँ क्या हो जाएगा? ट मु, ठीक है, तो ये मूर्धा, ओके। कंठ कौन से है? जितने भी क वर्ण है हमारे सारे कंठ हो जाएंगे, त वर्ण जितने भी सारे दंत हो जाएंगे, ठीक है, और प वर्ग जितने भी वो सारे हमारे ओष्ठ हो जाएंगे, ओके। नेक्स्ट चलते हैं हम 34 फ, ठीक है। फ का उच्चारण स्थान क्या है? फ, ठीक है। प वर्ग जितना भी है, प फ ब भ म, वो सारे के सारे अपने कितने क्या होते हैं? ओष्ठ, ओठ वाले होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अब आपको यहाँ कन्फ्यूज़न आएगा। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है ये, ठीक है। टफ पेपर आया तो इस प्रकार के क्वेश्चन जरूर आएंगे। फ का उच्चारण स्थान, अब देखो यहाँ फ, कंठ हमको ओष्ठ पता है कि भैया प वर्ग जितना भी होता है पूरा का पूरा क्या होता है? ओष्ठ होता है, ओके, ओठ, राइट। लेकिन यहाँ पर देखो, इसने एक ट्रिकी ऑप्शंस दिए उन्होंने। कंठोष्ठ बोल दिया, दंतोष्ठ बोल दिया, ठीक है। ये तो होंगे नहीं, मूर्धन्य नहीं होगा, तालव्य भी नहीं होगा, ओके। अब यहाँ पे कन्फ्यूज़न आएगा आपको, ठीक है। तो आप फ जब उच्चारण करेंगे फ, तो आपको कंठ पे जोर आएगा, ठीक है, फ। तो ये क्या हो जाएगा? कंठोष्ठ हो जाएगा, ओके, फ। ये हो जाएगा आपका सही जवाब, कंठोष्ठ, ठीक है। तो यहाँ पर ओठ का तो यूज़ किया ही जा रहा है इसके उच्चारण में, लेकिन साथ में क का भी उच्चारण किया, अपने जो कंठ है, कंठ का भी उच्चारण किया जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी? कंठोष्ठ, ओके। तो फ का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग 35 नंबर के प्रश्न पे। व्यंजन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, व्यंजन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा अपना हल, ठीक है। व्यंजन को हल, हल कहा जाता है, हल, ओके, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं 36 नंबर का क्वेश्चन। च व्यंजन का उच्चारण स्थान क्या है? च, ठीक है। ये जेल प्रहरी के क्वेश्चन पेपर में आ चुका है, ठीक है, जेल प्रहरी के पेपर में आ चुका है ये प्रश्न, ओके, 2017 में। तो च से मैंने आपको याद करवाया था, ठीक है, मैंने ट्रिक से किया था चालू तालू, ठीक है। तो जितने भी च वर्ग के होंगे सारे तालु के अंतर्गत आएंगे। और चालू कौन है? यश, ठीक है। तो य वर्ग, य भी उसी में आएगा और श भी तालु के अंतर्गत आएगा, ठीक है। तो आप याद कर लीजिए इसको, ओके। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? च वर्ग तालु, ठीक है, तालु चालू, ऐसे करके याद कर लीजिए, आपको याद हो जाएगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? डी, तालु, ओके। ओष्ठ प वर्ग हो गया, दंत त वर्ग हो गया, मूर्धा ट मु ट, ठीक है, मूर्धन्य हो जाएंगे, ओके। नेक्स्ट चलते हैं हम 37 पे। मात्रा के आधार पर हिंदी स्वरों के दो भेद बताइए।
मात्रा के आधार पर हिंदी स्वरों के दो भेद। तो मात्रा के आधार पर कौन कौन से हो जाएंगे, देखो ए ऑप्शन क्या है हमारा, हस्व और दीर्घ। ओके, एक मात्रा होती है हमारी हस्व मतलब छोटी मात्रा यानी अ। ओके, एक हमारी मात्रा होगी दीर्घ आ। ओके, इसी को हम हश्व बोल रहे हैं, इसी को दीर्घ बोल रहे हैं। इसी में छोटी ई है तो इसको हश्व बोला मैंने, बड़ी ई है तो इसको मैंने दीर्घ बोला। ठीक है, तो मात्रा के आधार पर मैंने हिंदी स्वरों को दो भागों में बांटा, एक हश्व और एक दीर्घ। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, हश्व और दीर्घ। ठीक है, अग्र और पश्च मैंने जीभ के आधार पर बांटा है। ठीक है, जिनके उच्चारण में मेरी जीभ का अगला भाग का प्रयोग किया जा रहा है तो उसको अग्र बोलेंगे, जब पिछला भाग प्रयोग किया जा रहा है उसको पश्च बोलेंगे हम। ठीक है, बाकी हश्व में आपको समझ में आ गया है, हश्व स्वर, ये हश्व स्वर है। ठीक है, छोटी मात्रा हश्व, बड़ी मात्रा दीर्घ, सीधी सी बात। ठीक है, और अग्र और पश्च भी जीभ के आधार पर बता दिया मैंने आपको। नेक्स्ट आते हैं हम 38, निम्नलिखित में से हिंदी स्वरों में से कौन सा दीर्घ स्वर है। ठीक है, अभी हम बात कर रहे थे हश्व और दीर्घ की बात कर रहे थे। ठीक है, तो हश्व छोटी मात्रा और दीर्घ बड़ी मात्रा। ठीक है, तो जो जहाँ यहाँ आपको बड़ी मात्रा दिखे, देखो ये भी हश्व स्वर है क्योंकि इसमें छोटी मात्रा है। ठीक है, ई ये भी हश्व स्वर है और ऊ भी हश्व स्वर है। यहाँ पे बड़ी मात्रा दिख रही अ, तो इसको हम दीर्घ स्वर के अंतर्गत रखेंगे और हमारा सही जवाब हो जाएगा सी, आ। ओके, 38 39 में चलते हैं हम लोग। निम्न व्यंजनों में से कौन सा व्यंजन ऊष्म व्यंजन है। ऊष्म या फिर संघर्षी व्यंजन हमने पढ़ रखे हैं, कितने, 4 होते हैं इनकी संख्या। और ये कौन कौन से होते हैं, श श स ह। ओके, श श स ह। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कोई सा, देखो यह तो है नहीं, अंतस्थ व्यंजन है, ल पार्श्विक व्यंजन है। ठीक है, क कंठ से उच्चारण वाला व्यंजन है। ओके, और श श श श ह, तो श हमारा सही जवाब हो जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऊष्मी या फिर संघर्षी व्यंजन बोलते हैं। अब हम चलते हैं 40 नंबर पे। हिंदी वर्णमाला को कितने भागों में विभक्त किया गया है। ठीक है, हिंदी वर्णमाला को कितने भागों में विभक्त किया गया हमने, तो यहाँ पे इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2। ठीक है, हमने यहाँ पर इसको 2 भागों में विभक्त किया गया है। ओके, नेक्स्ट अभी और प्रश्न आएंगे, उसमें बता दूंगा कौन कौन से विभक्त किया गया है। तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा 41 प वर्ग का उच्चारण मुंह के किस भाग से होता है। ठीक है, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि प वर्ग प से टच हो रहा है, मतलब होठ टच हो रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ सीधे सीधे आपको समझ में आ जाएगा होस्ट। ठीक है, कंठ कौन सा हो जाएगा हमारा, क वर्ग सारे कंठ में आ जाएंगे। ओके, मूर्धा ट मुंह करके याद करवाया था मैंने, ट वर्ग पूरा का पूरा मूर्धन्य हो जाएगा। ठीक है, ओष्ठ प वर्ग, प आप प का उच्चारण करेंगे तो आपको होठ टच होंगे। ठीक है, तालु से यहाँ हो जाएगा चालू, तो च वर्ग जितने भी है सारे के सारे तालु में आ जाएंगे। मूर्धन्य ट मुंह, ट वर्ग सारे के सारे मूर्धन्य में, और क वर्ग सारे के सारे कंठ के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 42, य व्यंजन का उच्चारण मुंह के किस भाग से होता है। य, देखो ये हो सकता है आपने ठीक से नहीं पढ़ा हो, मैंने आपको अच्छे से लर्न करवाया है, आपने ठीक से याद नहीं किया या फिर ध्यान नहीं दिया उस टाइम पे, तो आपको ये प्रश्न बिल्कुल कठिन लगेगा। ठीक है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा टफ लगेगा आपको क्वेश्चन ये। यह व्यंजन का उच्चारण मुंह के किस भाग से होता है, तो हम लोगों ने सीधे सीधे याद किया था चालू, तालु। ठीक है, च वर्ग सारे के सारे किसके अंतर्गत आ जाएंगे, तालु के अंतर्गत आ जाएंगे। और चालू से मैंने याद करवाया था, चालू कौन है, यश। ठीक है, तो य और श भी तालव्य यानी तालु के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ओके, तो यहाँ क्या हो जाएगा, य, तो किसके अंतर्गत यह आ जाएगा, तालु। ठीक है, कंठ होगा नहीं, मुर्दा होगा नहीं, चालू, चालू तालु यश, यश चालू है। ठीक है, तो ये तालु किसके अंतर्गत आ जाएंगे, यह किसके अंतर्गत आ जाएगा, तालु के अंतर्गत आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं 43, श श स ह, जिसको हम बोलते हैं संघर्षी या फिर ऊष्मी व्यंजन, क्योंकि इनके उच्चारण करते समय हमें थोड़ा संघर्ष भी करना पड़ता है। ओके, और मुंह में थोड़ी गर्माहट आ जाती है, यानी उष्मा भी पैदा होती है इनके उच्चारण करते समय, इसलिए हमने इनको क्या बोला, संघर्षी या फिर ऊष्मी व्यंजन। ओके, तो हम ऑप्शन देखते हैं, ऊष्मी व्यंजन, प्लुत स्वर, संयुक्त व्यंजन, दीर्घ स्वर। हमको पता है श श ह ऊष्म स्वर है, ऊष्म व्यंजन है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऊष्म व्यंजन। ओके, प्लुत स्वर हमने पढ़ा है, प्लुत स्वर भैया ऐसा कुछ इसका सिंबल होता है। ओके, और जब ह्रस्व स्वर से और दीर्घ स्वर से 3 गुना समय ज़्यादा लगता है तो उसको हम क्या होते हैं, प्लुत स्वर बोलते हैं। ओके, संयुक्त व्यंजन हमको पता है, श श श्र त्र। ठीक है, 4 होते हैं संयुक्त व्यंजन। ओके, दीर्घ स्वर जो बड़ी मात्रा है उसको दीर्घ स्वर के अंतर्गत रखेंगे, जैसे आ हो गया, ओके, ई हो गया, राइट, ऊ हो गया,
ओके, ऐ हो गया, ये सारे दीर्घ स्वर के अंतर्गत आएंगे। ओके, अब 44 में चलते हैं हम लोग। यरलव, यरलव व्यंजन को कहते हैं, ठीक है। यरलव व्यंजन को हमने पढ़ रखा है अच्छे से, इनको बोलते हैं हमने, ए ऑप्शन हमारा अंतस्थ व्यंजन है और यही हमारा सही जवाब है, ठीक है। तो इसमें अंतस्थ व्यंजन हमारा सही यरलव 4, ठीक है। अयोग वहा व्यंजन, अयोग वहा व्यंजन हमारे कौन कौन से हो जाते हैं, अम और अह, अम और अह, ठीक है। अनुस्वार, अनुस्वार हमारा कौन सा हो जाता है, अम, ठीक है, ये अनुस्वार है हमारा। और उच्छिप्त तो ताड़नजात हो जाते हैं हमारे ड और ढ। ओके, तो ये हमारा 44 और जिसका सही जवाब है क्या, अंतस्थ व्यंजन यरलव, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 45। च छ ज झ व्यंजन के उच्चारण को मुखांगों के व्यवहार के आधार पर क्या नाम दिया गया है, ठीक है। मुखांगों के व्यवहार के आधार पर, कंफ्यूज नहीं होना आपको। तो ये वही पूछ रहा है कि जो उच्चारण स्थान है, च छ ज का उच्चारण स्थान क्या है। तो हमने पढ़ रखा है कि फिर से मैं आपको ट्रिक से बता दूं, चालू तालू करके पढ़ रखा हम लोगों ने, ठीक है, चालू तालू। तो च वर्ग जितने भी होंगे सारे के सारे तालव्य कहलाएंगे, ठीक है, उच्चारण स्थान उनका तालु कहलाएगा। तो यहाँ पर च वर्ग क्या हो जाएगा, च छ ज झ तालु, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा हमारा, तालव्य, तालव्य हमारा उच्चारण स्थान है, ठीक है। मूर्धन्य हमको पता है ट वर्ग, ठीक है। दंत हमको पता है त वर्ग, ओष्ठ हमको पता है प वर्ग। ओके, कंफ्यूज नहीं होना हम लोगों को, ठीक है। छ वर्ण किसके योग से बना है, ठीक है। छ वर्ण ये रिपीट हो रहा है, ठीक है, इसलिए रिपीट हुआ क्योंकि ये अध्यापक भर्ती परीक्षा में आया हुआ, इसलिए रिपीट हो गया ये, ठीक है। क और श, ठीक है, यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है क और श से मिलकर बना है, ठीक है। यहाँ पे हलंत है इसलिए ये सही है। ओके, तो ये किससे मिलकर बना है, क और श से मिलकर बना है, राइट। 2 मिनट चार्ज, ठीक है। 47 ज व्यंजन उच्चारण की दृष्टि से क्या है, ज, ठीक है। हमको पता है च छ ज झ न, च वर्ग में आता है ज, चालू से तालु, ठीक है। तो ज वर्ग किसके अंतर्गत आ जाएगा, तालु। तो उच्चारण स्थान क्या है ज वर्ग का, क्योंकि ज च वर्ग के अंतर्गत आता है, ओके। और चालू से हमने तालु याद कर रखा है, तो ज वर्ग किसके अंतर्गत आया, च छ ज झ न, तो तालु के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तालु। ए हमारा ओष्ठ, बी कंठ, ओष्ठ हमको पता है, कंठ भी हम लोगों ने क, ठीक है। नासिक्य जितने भी नाक से उच्चारण किए गए मतलब पंचम वर्ण, ठीक है। ड ड न न म मतलब जितने भी पंचम वर्ण हैं सारे के सारे किसके अंतर्गत, नासिक्य के अंतर्गत आ जाएंगे, ओके। और हमारा इसका सही जवाब हो जाएगा 47 का तालु, राइट। नेक्स्ट चलते हैं 48। इनमें से कौन सा व्यंजन घोष, ये घोष लिखा हुआ है, ओके, घोष। घोष यानी क्या, स्वर तंत्रियों के कंपन के आधार पर, ठीक है, जिन वर्णों का उच्चारण किया जाता है उनको हमने घोष, ठीक है। घोष का मतलब ही होता है स्वर तंत्रियों में कंपन, ठीक है, यानी वाइब्रेशन, वोकल कॉर्ड्स में वाइब्रेशन। तो यहाँ व्यंजन घोष है, ठीक है। घोष मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो घोष 2 प्रकार के थे, सघोष और अघोष, राइट। जब घोष की बात है ना तो सीधे ये समझना कि सघोष की बात कर रहा हो, किसकी बात कर रहा है, सघोष की। तो सघोष के अंतर्गत कौन कौन से आ जाएंगे, प ट क न, ठीक है। तो यहाँ पर हमने याद किया है घोष का, ठीक है, सघोष, ठीक है। तो घोष, अरे क्या हो गया, ठीक है, हमने अघोष, अघोष का हमने लर्न कर रखा था कि कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से, ठीक है। तो जितने भी वर्ण हैं उनका पहला वर्ग और दूसरा वर्ग किसके, अघोष के अंतर्गत आएगा, ठीक है। बाकी तीसरे, चौथे और पाँचवें किसके अंतर्गत आ जाएंगे, सघोष के अंतर्गत आ जाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ देख लो आप, तीसरे चौथे पाँचवें, ये प है तो पहला है ये, ठीक है, ये तो अघोष हो गया, राइट। ट ये भी पहला है, ये भी अघोष हो गया। क ये भी पहला है, त थ द न, ये न जो है ये आ रहा है कौन सा वर्ण का, त थ द ध न, ये पंचम आ रहा है 5th नंबर का, ठीक है। तो ये आ जाएगा किसके अंतर्गत, अघोष, सघोष के अंतर्गत, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सघोष हो जाएगा, ठीक है। 49 पे चलते हैं हम। इनमें से कौन सा व्यंजन उच्चारण की दृष्टि से मूर्धन्य है, मूर्धन्य, मूर्धन्य यानी क्या, जिसका उच्चारण मूर्धा से किया जाता है। ये तालु है, ये मूर्धा है, ठीक है। जब यहाँ टच होगी, जिस वर्ण का उच्चारण होगा और जीभ जब यहाँ टच होगी उसके उच्चारण में, तो हम क्या बोलेंगे, उसको मूर्धन्य बोलेंगे, राइट।
तो ये क्या हो जाएगा, मूर्धन्य। ओके, तो मूर्धन्य क्या है, हमने पढ़ रखा है कि ट मू, ठीक है, तो ट वर्ग जितने भी आ जाएंगे ट वर्ग वो मूर्धन्य के अंतर्गत आ जाएंगे। ओके, तो यहाँ ट वर्ग त थ द ध न, ठीक है, ट ठ ड ढ न, तो ये न जो है ये ट वर्ग में आ रहा है, तो ये मूर्धन्य क्या हो जाएगा, न हो जाएगा, ट ठ ड ढ न। ओके, 50 नंबर के क्वेश्चन में चलते हैं। क से म तक के व्यंजनों को कहा जाता है, क से म तक के। देखो यहाँ हमने देखा स्पर्श व्यंजन, हमारे स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है, 25 है। ओके, और ये जो है ये क से म तक होते हैं, ठीक है, क च ट त प, ठीक है, क से म तक होते हैं। तो यहाँ स्पर्श व्यंजन कौन से हो जाएंगे, क से म तक कौन से व्यंजन हो जाएंगे, स्पर्श व्यंजन, ठीक है, जिनकी संख्या कितनी है, 25 है। ओके, अंतस्थ व्यंजन हमको पता है च य र ल व, उसमें श श श ह, अयोग वाह व्यंजन कौन से हो जाएंगे, अम और अह, ठीक है, अम और अह। ओके, ये भी 4 होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम 51 नंबर के प्रश्न पे, जो कि पटवारी 2017 में आया हुआ प्रश्न है। और प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग मूर्धन्य व्यंजन है। तो हम लोगों ने अभी पिछले कुछ लेक्चर्स में, पिछले कुछ क्वेश्चंस में देखा है कि कौन कौन से मूर्धन्य में आते हैं, ठीक है, कौन कौन से वर्ण मूर्धन्य में आते हैं। तो यहाँ हमने देखा क वर्ग, क वर्ग हमने देखा कंठ में आता है, ठीक है, च वर्ग से चालू से तालु, ठीक है, तालु तालव्य, ट वर्ग, टक से मैंने टमु बताया, मूर्धा, राइट, मूर्धा। तो हमारा सीधा सीधा आंसर कौन सा हो जाएगा, ट वर्ग, ठीक है, त वर्ग क्या हो जाएंगे, दंत, ठीक है। अभी तक तो आपको सब ये रट गए होंगे, याद हो गए होंगे। ओके, तो 51 का आंसर हो जाएगा हमारा क्या, मूर्धन्य ट मु, ठीक है, तो ट वर्ग। ओके, नेक्स्ट चलते हैं 52 में। निम्नलिखित वर्गों में से कौन संयुक्त व्यंजन वर्ण है, ठीक है, संयुक्त व्यंजन वर्ण है। तो हम लोगों ने संयुक्त व्यंजन पढ़ रखे हैं, कितने हैं, 4 है संयुक्त व्यंजन। कौन कौन से हैं, छत्र ज्ञ और श्र। ओके, छत्र ज्ञ और श्र, राइट। तो यहाँ पे हमारा संयुक्त व्यंजन देख लो आप, कौन से, य र ल व अंतस्थ व्यंजन है। ओके, श श श संघर्षी या फिर ऊष्मीय व्यंजन है, ये छत्रज्ञ, ठीक है। त और त थ द त वर्ग के व्यंजन है। ओके, तो यहाँ संयुक्त व्यंजन कौन से हैं, छत्रज्ञ, ठीक है। तो संयुक्त व्यंजन हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी, राइट। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 53 क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक व्यंजन है, ठीक है, पार्श्विक व्यंजन। मैं आपको अभी पिछले कुछ क्वेश्चंस में पार्श्विक और प्रकंपित या फिर लुंठित व्यंजन बता चुका हूँ। तो पार्श्विक व्यंजन क्या होते हैं, जिनके अगल बगल से, ठीक है, जिनके उच्चारण में जीभ के अगल बगल से हवा बाहर निकल जाती है, ठीक है, उनको हम पार्श्विक व्यंजन बोलते हैं। तो यहाँ पार्श्विक व्यंजन हमने किसको बोला, देखो र जो है अ ऑप्शन, ए ऑप्शन, र तो मैंने प्रकंपित या फिर लुंठित कहा। ओके, क्योंकि जब इसका उच्चारण करता हूँ तो इसके आजू बाजू से वाइब्रेशन, ठीक है, जीभ का वाइब्रेशन होता है और इसका उच्चारण होता है, ठीक है, इसको इसलिए प्रकंपित या फिर लुंठित व्यंजन कहा गया। ल को पार्श्विक व्यंजन कहा गया है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ल, जिसको पार्श्विक व्यंजन कहा गया है। ओके, बाकी तो फिर कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, बी, पार्श्विक व्यंजन ल। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम 54 पे। निम्नलिखित में से व ध्वनि का उच्चारण स्थान कौन है, व, ठीक है। आप व करोगे, देखो व बोलोगे आप, तो यहाँ पर व, तो व में क्या हो जाएगा, हमारे होठ टकरा रहे एक दूसरे से, ठीक है, व का उच्चारण करते समय, और साथ में हमारी जीभ दांत को भी टच हो रही है, व, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कंठ तो होगा नहीं, क्योंकि कंठ क वर्ग जितने भी होंगे सारे कंठ के अंतर्गत आएंगे। ओके, तो कंठ है नहीं। हमने च वर्ग पढ़ रखा है, चालू तालु, तो वह उसके अंतर्गत भी नहीं आ रहा है, ठीक है। मूर्धा हमने टमु पढ़ रखा है, ट वर्ग पूरा का पूरा मूर्धा के अंतर्गत आता है, वो भी नहीं आ रहा है। ओके, अब बचा है दंतोष्ठ। तो ये दंतोष्ठ कैसे हो गया, देखो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कहीं ना कहीं, ठीक है। दंतोष्ठ, अब देखिए यहाँ पे ओष्ठ, व का उच्चारण करते समय ओठ टकरा रहे हो प्लस जीभ दांत को भी टच कर रही है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, दंतोष्ठ। ओके, अब चलते हैं हम 55 पे। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है, ठीक है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या। तो यहाँ पे व्यंजनों की संख्या कितनी हो जाएगी हिंदी वर्णमाला में, हमने पहले भी पढ़ा है, देखो बीएड में आया हुआ क्वेश्चन है और इस हिंदी वर्णमाला ही क्वेश्चन
32 बिल्कुल नहीं, ठीक है, 34 नहीं, 33 यस। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33 है। ओके, इसको और अच्छे से पढ़ना है तो मेरे पिछले लेक्चर्स डले हुए हैं उनको देखो, ठीक है। उसके बाद में ये पूरी जो आंसर शीट है ये लगाना आप लोग। ओके, ठीक है, 56 पे चलते हैं। वर्णमाला कहा जाता है, ठीक है। तो वर्णमाला किसे कहा जाता है? देखो, घोष ध्वनियों को, घोष ध्वनियाँ क्या होती है? स्वर तंत्रियों के कंपन के आधार पर ध्वनियाँ, ठीक है। तो इनको तो कहा नहीं जाता, राइट। वर्णों के समूह को, भैया ये थोड़ा सही लग रहा है मेरे को, वर्णों के समूह को, ठीक है, तो इसको रखो अभी वर्णमाला। अक्षरों की माला को, ठीक है, नहीं ये भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा व्यक्त शब्दों को, नहीं ये भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ क्या वर्णमाला क्या हो जाएगा? वर्णों के समूह को, ठीक है। वर्णों के समूह को क्या कहा जाता है? वर्णमाला कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 57 पे। निम्न में अर्धस्वर, ठीक है। अर्धस्वर, देखो अर्धस्वर क्या है कि ना ये व्यंजन में आ रहे हैं ना स्वर में आ रहे हैं, मतलब ये दोनों में आ रहे हैं, ठीक है। व्यंजन में भी आ रहे हैं और स्वर के अंतर्गत भी आ रहे हैं। तो निम्न में अर्धस्वर कौन कौन से हैं, ठीक है। तो मेरे जब लेक्चर देखोगे आप, फिर से मैं वही चीज़ रिपीट करूँगा, जब मेरे लेक्चर देखोगे आप तो काफ़ी अच्छे से मैंने बताया है कि इनको अर्धस्वर क्यों कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन य और च बिल्कुल नहीं है, ठीक है। प और भ भी नहीं है, य और व, ठीक है। य और व को अर्धस्वर कहा जाता है, ठीक है। अब इनको क्यों कहा जाता है तो मैंने काफ़ी अच्छे से मेरे लेक्चर में बताया है। इसका संबंध सीधे सीधे यण स्वर संधि से है। कौन सी संधि से है? यण स्वर संधि से, ठीक है। क्यों अर्धस्वर कहा जाता है इन्हें, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। ओके, तो यण स्वर अर्धस्वर कौन कौन से होगा? य और व, राइट। नेक्स्ट चलते हैं हम 58 नंबर पे। निम्नांकित में से नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं? देखो नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं, तो यहाँ पे नवीन विकसित ध्वनियाँ, अब यहाँ पे देखो ख ग, ठीक है, बी उ ए औ, ओके, और डी है श श, ठीक है। ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है लेकिन ये भी काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो सवाल का जवाब है वो जवाब हो जाएगा क्या अपना? ख और ग, ठीक है। ख और ग को नवीन विकसित ध्वनियों के अंतर्गत रखा गया है, राइट। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 59 पे। जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं, ठीक है। जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं? तो यहाँ अनुस्वार हो गया, ओके। अनुस्वार, देखो अनुस्वार में क्या अंत में क्या आता है? अम, राइट। अयोगवाह, अयोगवाह में भी क्या आता है? अम और अह। अंतस्थ, अंतस्थ व्यंजन क्या आता है? य, र, ल और व, ओके। तो क्वेश्चन क्या है? जिन शब्दों के अंत में अ आता है, अ, ठीक है। तो यहाँ पर है क्या है? अकारात, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अब, नेक्स्ट, ठीक है। 60 नंबर के क्वेश्चन में चलते हैं हम। निम्नांकित में से कौन समूह घोष एवं अल्पप्राण दोनों है? देखो घोष भी है और अल्पप्राण भी है, ठीक है। यहाँ समूह अघोष, अघोष में देखो यहाँ सीधे सीधे हमको ये पता है कि जो अघोष है, ठीक है, अ हमने कैसे लर्न किया था? अ वर्णमाला के फर्स्ट नंबर पे आता है, ठीक है। तो अघोष में जो वर्ण होंगे वो वर्ग के पहले से ही स्टार्ट होंगे, ठीक है। जैसे क वर्ग है तो क वर्ग का पहला और दूसरा अघोष होगा। ऐसे ही अल्प प्राण का भी हमने लर्न कर रखा, अ भी वर्णमाला के पहले नंबर पे आता है। तो हमने जैसे क वर्ग है तो क वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा। तो यहाँ कॉमन क्या आ रहा है? पहला, फर्स्ट, ठीक है। दोनों में कॉमन फर्स्ट आ रहा है। तो जो पहला होगा, पहला वर्ण होगा वो किसके अंतर्गत आ जाएगा? अघोष और अल्पप्राण दोनों के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखो क्या है, ऑप्शन है क, ख ग च ज, ठीक है। ये ख, ओके, क घ न, ये क च ट त प, ठीक है। ये जितने भी है ये सारे के सारे पहले हैं, ठीक है, क च ट त प, ओके। तो इसका सवाल, इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? सी, ओके। क्योंकि यहाँ हमने सीधे सीधे समझ में आ गया हमको कि अघोष का में भी पहला वर्ण होता है, ठीक है, किसी भी वर्ग का, और अल्पप्राण में भी पहला वर्ण होता है किसी भी वर्ग का। तो पहले वर्ण हमको कहाँ कहाँ दिख रहे हैं? कचट तप दिख रहे हैं, ठीक है। तो यही सही जवाब है इसका, ओके। नेक्स्ट चलते हैं हम 61।
हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से? देखो अयोगवाह वर्ण, अयोगवाह वर्ण की सीधी सीधी डेफिनेशन है कि भैया जिसका किसी से योग नहीं हो पा रहा है लेकिन उसका अर्थ स्पष्ट निकल रहा है, ठीक है, उसका प्रयोग करने से उसका अर्थ स्पष्ट निकल रहा है। तो यहाँ अयोगवाह वर्ण कौन कौन से हमारे? अम और अह, अम और अह। ओके, तो हम नीचे चलते हैं हमारे प्रश्न पे। ए क ख बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, क ख ग छ नहीं है, अम अह कहाँ दिख रहा है आपको? सी, राइट, ये ऑप्शन सही है हमारा, ठीक है, अम और अह। अम और अह को अयोगवाह वर्ण कहते हैं। इन्हें क्यों कहते हैं ये भी मेरे आपको पिछले लेक्चर्स में मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 62, हंस, हंस में लगा चिन्ह कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ देखो क्या है ऑप्शन, हंस, ठीक है, ये हंस, ठीक है, हंस में लगा चिन्ह, कौन सा चिन्ह बोलना चाह रहा है मेरे को? यहाँ पे चिन्ह थोड़ा मिस है, ठीक है, तो यहाँ हम लगाते हैं क्या? बिंदु, ठीक है, यहाँ हम लगाते हैं बिंदु, ठीक है, बिंदु। तो बिंदु को कौन से उसमें यूज़ होता है? देखो विसर्ग में तो 2 बिंदु यूज़ होती है, ठीक है, अनुनासिक, ठीक है, और अनुस्वार है, ठीक है, अनुस्वार, अनुस्वार में कौन सी होती है? बिंदु यूज़ होती है अनुस्वार में, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अनुस्वार। ओके, सीधे सीधे ये इस बिंदु का पूछ रहा है कि ये बिंदु का चिन्ह क्या कहलाता है, तो ये अनुस्वार कहलाता है। ओके, ठीक है, अनुनासिक, अनुनासिक में कौन सा है? चंद्र बिंदु, चंद्र बिंदु अनुनासिक के अंतर्गत आता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, चांद शब्द में लगा चिन्ह कहलाता है। देखो चांद में चंद्र बिंदु लगा है, ठीक है, अभी हाल ही मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया है, ठीक है, पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि जो ये चंद्र बिंदु है वही किसके अंतर्गत आता है? अनुनासिक के अंतर्गत आता है। अनुस्वार तो कौन सा है? ये बिंदु है, ठीक है, बिंदी नहीं है, निर्नुनासिक जिसके अंदर कुछ नहीं होता है, ना बिंदु होती है ना चंद्र बिंदु होता है, सिंपल जो अपन जो शब्द लिखते हैं वो निर्नुनासिक के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अनुनासिक, अनुनासिक यानी चंद्र बिंदु प्रयोग किया गया है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अनुनासिक। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम 64 नंबर पे, ड नियर न न म, ठीक है। यहाँ हमने इतना याद कर लिया है चीज़ों को कि हमको नाम से समझ में आ गया, ड नियर न म, ये पंचम अक्षर कहलाते हैं, ठीक है, ड नियर न म, और ये नासिक के व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है, नासिक के, ठीक है, जिनका उच्चारण नाक से किया जाता है। ओके, तो इनका उच्चारण स्थान पूछ रहा है ये। ओके, आपको क्वेश्चन ठीक से पढ़ना, उच्चारण स्थान बोल रहा है, तो इसका उच्चारण स्थान देखो कंठ तो होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि ड नियर न न म नाक से उच्चारण हो रहा है, तालु भी नहीं है उसका, ठीक है, इसका आंसर है नासिका, ठीक है, ओष्ठ भी नहीं है इसका आंसर है क्या? नासिका, क्योंकि इसका उच्चारण नाक से हो रहा है, इसको पंचम अक्षर भी कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 65, छ, छ ध्वनि, छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? छ ध्वनि, ठीक है, तो छ ध्वनि देखो, छ किस से मिलके बना है? क और श षटकोण से मिलके बना है। ओके, तो ये किसके अंतर्गत आएगी? देखो क वर्ण से मिलके बना है, क और श, ठीक है, तो ये आएगा किसके? क के अंतर्गत। ओके, आपको कैसे याद रखना है किस किस से मिलकर बना है? क और श षटकोण से मिलके बना है, ठीक है, क और श षटकोण से, तो किस ध्वनि के अंतर्गत आएगा है? क। ओके, श, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 66, जिन ध्वनियों के उच्चारण में श्वास, श्वास यानी हमारी सांस, श्वास जिह्वा के दोनों ओर से निकल जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं? देखो दोनों साइड से हमारी सांसें निकल जा रही है, मैंने आपको बताया था, एक पार्श्विक बताया था, एक हमने प्रकंपित या फिर लुंठित बताया था। मैंने प्रकंपित लुंठित में आपको ये बताया था कि वाइब्रेशन हो रहा है, ठीक है, जीभ वाइब्रेट हो रही है और उस र का उच्चारण हो रहा है। लेकिन पार्श्विक में क्या बताया था मैंने कि जब आजू बाजू से सांस बाहर निकल रही है और उस वर्ण का उच्चारण हो रहा है, और पार्श्विक कौन सा वर्ण था? ल वर्ण था, राइट। तो यहाँ पे पार्श्विक, यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? पार्श्विक हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पार्श्विक की एक डेफिनेशन भी हो जाएगी, ये आपको पार्श्विक नहीं समझ में आ रहा तो इसको पढ़ लो, तो ये डेफिनेशन है, जिन ध्वनियों के उच्चारण में श्वास जिह्वा के दोनों ओर से निकल जाती है उसको हम बोलते हैं पार्श्विक, ठीक है। संघर्षी और लुंठित तो क्या है? संघर्षित और उष्मी व्यंजन श श श है, ठीक है, लुंठित अपना र है, र, लुंठित और प्रकंपित ल, ठीक है, पार्श्विक अपना ल। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 67, भाषा की सबसे छोटी इकाई, ठीक है, भाषा की सबसे छोटी इकाई इसलिए कहा गया है, वर्ण को कहा गया है, और इसलिए कहा गया है क्योंकि उसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। सबसे छोटी इकाई मतलब सबसे यूनिट जिसके टुकड़े नहीं कर सकते हम। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? भाषा की सबसे छोटी इकाई
शब्द बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि इसके टुकड़े कर सकते हैं हम, ठीक है। व्यंजन अलग ही चीज़ होगी, स्वर भी अलग चीज़ हो गया, और यहाँ पे आ गया वर्ण, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वर्ण हो जाएगा, राइट। हम 68 पे चलते हैं, 68। अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष, देखो अघोष, फिर से अघोष को लर्न करने का तरीका है कि अ जो है, ठीक है, घोष मतलब क्या हो जाएगा? स्वर तंत्रियों के कंपन के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण, ठीक है। कौन से अघोष होता है और सघोष होता है। तो यहाँ अघोष है, ओके। तो अ हिंदी वर्णमाला के पहला अक्षर है, तो हमने वैसे ही याद किया कि जितने भी वर्ग है उनका पहला जो स्टार्ट होगा, पहला और दूसरा, वो अघोष कहलाएगा, ठीक है। तो पहला, ठीक है, और दूसरा, तो पहला और दूसरा देख लो भैया किसी वर्ग का है, अ ज ह स, ठीक है, कचट तप, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? दूसरा। क ख ग नहीं है, यहाँ च छ ज ये भी नहीं है, श श ह, ठीक है, श स, ठीक है, श स ये आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है इसका आंसर? च छ ज झ, अघोष वर्ण की बात हो रही है ना अपनी, ठीक है। च छ ज झ, ठीक है, श श श ह, ओके, च छ ज अ और श, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपना? श श, श श स है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा अपना क्या? डी, ओके। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से? अल्प प्राण, ठीक है, फिर से वही बात हो जाती है। अल्प प्राण, अल्प प्राण में अ फर्स्ट वर्णमाला के फर्स्ट से स्टार्ट हो रहा है, तो अ के जितने भी होंगे फर्स्ट, ठीक है, जितने भी इवन होंगे सारे अल्प प्राण के अंतर्गत आएंगे। जितने भी वर्ग के 1, 3 और 5 ये सारे अल्प प्राण के अंतर्गत आएंगे, ओके। और जितने भी स्वर है वो भी अल्प प्राण के अंतर्गत आएंगे, राइट। तो यहाँ देख लेते हैं हम अल्प प्राण में कौन कौन से हैं। अ और आ तो होंगे नहीं, फिर हम देखेंगे 1, 3, 5, ठीक है। तो यहाँ पर हम बी देखेंगे 1, 3, 5 में, तो क ख ग 1 क है, ठीक है, ख नहीं यहाँ पे 3 ग है, तो इसका सीधा सीधा आंसर बी हो जाएगा। फिर थ और द को देखेंगे वो भी नहीं होगा, ओके। फ और भ को देखेंगे वो भी नहीं होगा इसका आंसर, तो इसका आंसर सीधे सीधे क्या हो जाएगा अपना? बी, क और क, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 70, ठीक है। 70 नंबर का क्वेश्चन क्या बोलता है? निम्न में से नासिक की व्यंजन कौन सा है? कौन सा व्यंजन? नासिक की व्यंजन। हम पिछले कुछ क्वेश्चंस में ये डिस्कस कर चुके हैं कि नासिक की व्यंजन मतलब क्या? जो जिनका उच्चारण नाक से होता हो, ठीक है। अब हमने पढ़ा था कि पंचम अक्षर जितने भी ड, य, न, न, म, ओके, वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं? नासिक के व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है। तो इसका पहला ऑप्शन क्या है? श, जो कि नहीं है नासिक के व्यंजन जिनका उच्चारण नाक से होता हो। न्य, ठीक है, न्य, ड, न, न्य, म, ये नासिक के व्यंजन है, ठीक है। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? बी, न्य, ओके। ग नहीं है और ज नहीं है, ठीक है। तो नासिक के व्यंजन कौन सा हो जाएगा? न्य। और कौन कौन से होते हैं नासिक के व्यंजन? जितने भी पंचम अक्षर होते हैं सारे के सारे नासिक के व्यंजन होते हैं, ओके। ड, न्य, न, न, म, ठीक है। न्य, न्य, न, न और म, ड, न्य, न, न, म, ठीक है। ये सारे के सारे नासिक के व्यंजन होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 71। निम्न में से कंठीय ध्वनियाँ, कंठीय ध्वनियाँ मतलब क्या? जिनका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है, ओके। जैसे क हो गया, ठीक है, क वर्ग के जितने भी वर्ण होंगे सारे के सारे कंठ ध्वनियाँ कहलाएंगी क्योंकि उनका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है, ओके। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा आंसर? देखो क, हमको पता है कंठ ध्वनियाँ कौन सी है? क वर्ग की सारी, तो क ख, ओके। य र ये नहीं होगी, ठीक है। च छ ये नहीं होगी, ट और न, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क और ख, ठीक है, कंठ ध्वनियाँ। 72 आ स्वर कहलाता है, ओके। आ, देखो हम लोगों ने पढ़ा था कि ओष्ठ के आधार पर, ठीक है, मुख खुलने के आधार पर स्वर का वर्गीकरण, ठीक है। अर्धव्रत पढ़ा था, संव्रत पढ़ा था, और अर्धविव्रत पढ़ा था, अर्ध संव्रत पढ़ा था, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जैसे अ है, अ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर होठ, यहाँ पर जो मुंह है, मुख नहीं खुल रहा है, मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे? संव्रत, ठीक है। विव्रत, विव्रत मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे? मुख का ज़्यादा खुलना। तो यहाँ मुख का ज़्यादा कहाँ खुलता है? आ,
ठीक है। आ का उच्चारण करोगे आप तो मुख ज़्यादा खुलेगा, तो उसको क्या बोलेंगे हम, विव्रत। ओके, तो आ स्वर क्या कहलाएगा, विव्रत कहलाएगा, विव्रत। ओके, जिसमें मुख हमारा ज़्यादा खुलता है, जिसके उच्चारण में मुख ज़्यादा खुलता है, उसको क्या बोलते हैं हम, विव्रत स्वर। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं। ठीक है, संवृत हो गया। ठीक है, इसमें कम खुलता है मुख, इसमें ज़्यादा खुलता है, इसमें कम खुलता है। ओके, ये अर्ध विव्रत है, इसमें विव्रत के मुकाबले कम खुलता है मुख। ओके, और जो अर्ध संवृत है, इसमें संवृत के मुकाबले कम मुंह खुलता है, कम बंद रहता है मतलब। ओके, हम नेक्स्ट चलते हैं 73 में, मध्य स्वर। देखो मध्य स्वर क्या होते हैं, हमने पढ़ा था अग्र स्वर, पश्च स्वर और एक पढ़ा था मध्य स्वर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा था अग्र स्वर। ठीक है, अग्र स्वर हमने ये जो विभाजित किया था, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर, ये हमने जीभ के आधार पे किया था। जब हमारे जीभ का अगला भाग प्रयोग किया जाएगा किसी वर्ण के उच्चारण में, तो वहाँ पर हम क्या यूज़ कर, यहाँ क्या बोलेंगे उसको, अग्र स्वर। ठीक है, जब हमारा जीभ का मध्य भाग प्रयोग किया जाएगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, मध्य स्वर, और जीभ का पिछला भाग प्रयोग किया जाएगा उसको बोलेंगे हम पश्च स्वर। तो यहाँ पर कौन कौन से हो गए, देखो मध्य स्वर। तो मध्य स्वर में हम अ का उच्चारण करो आप, अ। ठीक है, तो अ के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग का प्रयोग किया जाता है। ओके, अ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अ हो जाएगा। ठीक है, यानी बी ऑप्शन, अ। ओके, ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग पश्च स्वर। देखो अब पश्च स्वर आता है, जीभ का पिछला भाग प्रयोग किया जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ आप बोलोगे क्या, ए आई, ए ई। ठीक है, ए ई। तो यहाँ देखिए जीभ जो है ना आपके, इसके उच्चारण में जीभ आपकी पीछे जा रही है, ए ई। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे पिछला भाग प्रयोग किया जा रहा है, ए और ई। ठीक है, ई बिल्कुल पिछला भाग किया जा, लेकिन आ में पिछला भाग प्रयोग नहीं किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे अग्रभाग प्रयोग किया जा रहा है, आ। ओके, ज और ड तो होंगे ही नहीं क्योंकि यहाँ स्वर की बात हो रही है। तो यहाँ पश्च स्वर का आंसर क्या हो जाएगा, ए और ई, ए और ई, जहाँ पे पश्च स्वर जीभ का पिछला भाग प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 75 अग्र स्वर। ठीक है, अग्र स्वर में ई, देखो यहाँ पे ऊ पिछला भाग है, औ, ये भी जीभ आगे नहीं आ रही है। अब जीभ देखो कहाँ आ रही है, अ मध्य भाग। ठीक है, ई में जीभ का अगला भाग आगे आ रहा है, तो यहाँ पे देखो अग्र भाग कौन सा हो जाएगा, अग्र स्वर कौन सा हो जाएगा, ई। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। राइट, नेक्स्ट चलते हैं 76 दीर्घ स्वर नहीं है। देखो दीर्घ स्वर नहीं है, अब दीर्घ स्वर हमने कैसे समझा था, हमने सीधे सीधे समझा था ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। छोटी मात्रा ह्रस्व स्वर, बड़ी मात्रा दीर्घ स्वर। तो यहाँ ये पूछ रहा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ देखो ओ, ई, बड़ी ई की मात्रा और बड़े ऊ की मात्रा, ये सब क्या है, दीर्घ स्वर है। ओके, यहाँ पे अ जो है, यहाँ पे अ पे कोई मात्रा नहीं लग रही है, मतलब ये ह्रस्व स्वर के अंतर्गत आएगा। ओके, तो यहाँ दीर्घ स्वर कौन सा नहीं है, ह्रस्व स्वर नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए, अ। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम 77 में देखो आप श्र व्यंजन किन दो व्यंजनों से मिलकर बना है। ठीक है, ये एक संयुक्त व्यंजन है। ओके, छत्र ज्ञ श्र किन किन से मिलकर बना है, एक तो श शकर का, ओके, और र रस्सी का। ठीक है, इनसे मिलकर बना है क्या, श्र। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये नहीं होगा। ठीक है, घर, ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। तो यहाँ हो जाएगा, एक तो ये शर है, ठीक है, और ये शर एक ही वर्ड, एक ही शब्द है यहाँ, लेकिन श और र से मिलकर बना हुआ है। तो इसको लिखेंगे कैसे हम, जैसे सी लिखा हुआ है, श धन र। ठीक है, तो श्र व्यंजन किन दो व्यंजनों से मिलकर बना है, श और र से मिलकर बना है। राइट, नेक्स्ट चलते हैं हम ड डमरू का और ड ढक्कन का व्यंजन वर्ग है। ठीक है, ये किन व्यंजन के वर्ग है, तो ये किन किन के अंतर्गत आ जाएंगे, देखिए आप। ए ऑप्शन है हमारा लुंठित या फिर अघोष, उच्छिप्त या फिर अल्पप्राण, ओके, मूर्धन्य या फिर उच्छिप्त, अघोष या फिर मूर्धन्य। ठीक है, तो यहाँ हमने देखा ड वर्ण जो है, ड और ढ वर्ण। ठीक है, ड और ढ वर्ण देखो, इनको उच्छिप्त भी कहा जाता है, इनको ताड़न जात भी कहा जाता है। ओके, और ठीक है, उच्छित ताड़न जात कहा जाता है। और ये किसके अंतर्गत आते हैं, ड और ढ। लुंठित तो नहीं होता है, ठीक है, लुंठित र होता है।
ओके, उच्छिप्त होता है बिल्कुल, ठीक है। और एक क्या होता है, यहाँ भी उच्छिप्त है। तो आपको ये समझना है कि ये मूर्धन्य में आते कि नहीं आते हैं, ठीक है। तो आप जब ट वर्ग का बोलेंगे, ट में क्या होता है, ट वर्ग बोलो एक बार, ट ठ ड ढ न, तो ये ट वर्ग में आ रहे हैं, ठीक है। और ट वर्ग काय में आता है, मूर्धन्य में आता है, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सी। ये मूर्धन्य भी है और उच्छिप्त भी है, राइट। ये मूर्धन्य भी है और उच्छिप्त भी, उच्छिप्त और द्विगुण व्यंजन भी कहा जाता है इन्हें, राइट, ड और ढ। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, मूर्धन्य और उच्छिप्त, ठीक है। 79, व्यंजन गुच्छ का उदाहरण कौन सा शब्द है, व्यंजन गुच्छ, ठीक है। अभी हमने पहले कुछ क्वेश्चंस पढ़ा था, एक स्टार्टिंग में क्वेश्चन पढ़ा था व्यंजन गुच्छ के बारे में। व्यंजन गुच्छ का हमने ये देखा था कि जब व्यंजन, दो समान व्यंजन, मतलब एक के ऊपर, जैसे मैंने यहाँ देखा था एक ऐसा न देखा था, मैंने एक ऐसा न देखा था और एक ऐसा न देखा था, ठीक है। मतलब समान व्यंजन है, एक स्वर रहित है एक स्वर सहित है, लेकिन ये एक के ऊपर एक लगे हुए हैं, तो इन व्यंजनों को हम क्या बोलते हैं, व्यंजन गुच्छ, ठीक है। तो यहाँ देखो, यहाँ धक्का, एक स्वर रहित है स्वर सहित है, लेकिन ये एक के ऊपर एक नहीं लगे हुए हैं, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे हम, द्वित्व व्यंजन। जैसे यहाँ त के ऊपर त लगा हुआ है, ये क्या हो जाएगा, द्वित्व व्यंजन, ओके। तो यहाँ पर देखो, ये देखो आप पट्टी, ये जो टी दिख रही है आपको, ट, ये ट के ऊपर ट लगा हुआ है, मतलब ये एक ट स्वर रहित है और दूसरा स्वर सहित है, लेकिन इनको लिखने का जो तरीका है ये कैसा है, गुच्छे टाइप का, ठीक है। तो ये इसका, इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, अ, ठीक है। 79 का आंसर हो जाएगा अ, पट्टी, ठीक है। तो आपको द्वित्व व्यंजन और व्यंजन गुच्छ में कंफ्यूज नहीं होना है, सीधे सीधे देख के आपको समझ में आना है कि ये दिख रहे हैं आपको, अलग अलग दिख रहे हैं, ठीक है। ये एक के ऊपर एक दिख रहा है, तो एक के ऊपर एक जो होगा वो व्यंजन गुच्छ कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 80, ठीक है। यहाँ थोड़ा वो हो गई है, ठीक है, 80 नंबर का है। निम्न में से कौन सा वर्ण संयुक्त व्यंजन नहीं है, संयुक्त व्यंजन नहीं है। संयुक्त व्यंजन हमने पढ़े हैं कितने, 4, छ त्र ज्ञ श्र, छ त्र ज्ञ और श्र, ठीक है। तो इनमें से अब संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है, देखो, छ है, श्र है, त्र है, ठीक है, छ है, ऋषि नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, ऋषि, ठीक है। सवालों में आप नहीं, बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा, ओके। 80, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग 82, निम्नलिखित में से ट वर्ग नहीं है, ठीक है। ट में क्या क्या आता है, ट ठ ड ढ न, ट ठ ड ढ न, ठीक है। तो ये ढ भी आ रहा है, ओके, ट ठ ड ढ न, ठीक है। और क्या नहीं आ रहा है, द नहीं आ रहा है, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, द, डी ऑप्शन, ओके। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है। देखो, घोष मतलब क्या हो जाएगा, घोष को मैंने क्या बताया, इसको हम घोष स्वर तंत्रियों के कंपन के आधार पर वर्गीकरण किया गया हमने, जिसको घोष कहा गया, और इनको दो वर्गों में बांटा गया, अघोष और सघोष, ठीक है। जब घोष के बारे में आपको सीधे पूछे तो समझ जाना सघोष के बारे में बात कर रहा है, ओके, कंफ्यूज नहीं होना हमको, सीधे सघोष के बारे में बात कर रहा है। तो इसमें घोष वर्ण, सघोष वर्ण कौन कौन सा है, देखो, अघोष तो हो जाएंगे 1 और 2, ठीक है, बाकी के 3, 4 और 5 ये इकाई में आ जाएंगे, सघोष के अंतर्गत आ जाएंगे। तो क ख ये तो हो नहीं पाएगा क्योंकि ये दूसरे नंबर का है, च छ ये पहले नंबर का है, ठीक है। प फ ब भ म ये हो सकता है क्योंकि 5वें नंबर का है, ट ठ ड ये भी नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर का 5वां, ये म, प फ ब भ म, ओके, ठीक है। अब हम नेक्स्ट आएंगे 85 नंबर पे, ठीक है। ये थोड़ी नंबरिंग गलत हो गई, ठीक है। निम्न में से लुंठित व्यंजन कौन सा है, देखो, हमने क्या पढ़ा, प्रकंपित और लुंठित। प्रकंपित और लुंठित एक ही है, और ये कौन सा है, र, ठीक है, क्योंकि हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी, जब हवा मुख से बाहर निकलती किसी वर्ण के उच्चारण में, तो वो जीभ को कपकपाती हुई बाहर निकलती है, ठीक है। तो उसको हमने क्या बोला, जीभ को कपकपाती हुई बाहर निकलती, तो लुंठित या फिर प्रकंपित। तो आपका र का उच्चारण भी करेंगे ना, र, तो जीभ में वाइब्रेशन होगा, ठीक है, र। तो यहाँ पे र किसको, र को क्या बोलेंगे, प्रकंपित या फिर लुंठित, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, र, ओके। ए प की बात करें हम, तो ये प वर्ग का हो जाएगा, ठीक है, ग ज, ओके। तो इसका आंसर स हो जाएगा, र, ठीक है। 86, अ ई उ को कहा जाता है, अ ई उ। अभी हमने पहले ही देखा कि हम
एक हस्व होता है और एक दीर्घ होता है, ठीक है। तो इसको हमने क्या बोला, छोटी मात्राओं को हस्व कहा हमने, ठीक है। और इसी में जो बड़ी मात्राएं होगी, जैसे आ हो गया, ओके, ई हो गया, ऊ हो गया, ठीक है, आई हो गया, ओ हो गया और औ हो गया, ठीक है। तो इन लोगों को इनको हमने क्या बोला, इन वर्णों को दीर्घ बोला, और इन वर्णों को क्या बोला हमने, हस्व बोला, ठीक है, क्योंकि इनमें छोटी मात्रा, इनमें मात्राएं नहीं है, राइट। छोटी मात्रा अ ई ऊ को कहा जाता है दीर्घ स्वर, हस्व स्वर, प्लुत स्वर, या फिर इनमें से कोई नहीं। दीर्घ स्वर तो मैंने आपको बता दिया, इन सबको दीर्घ स्वर कहेंगे हम, ओके। और ये जो है ये अ ई ऊ, इसको हम हस्व स्वर कहेंगे। तो अ ई ऊ क्या है, हस्व स्वर है, राइट। प्लुत स्वर पता है आपको, दीर्घ स्वर हस्व स्वर से 3 गुना समय लेने हैं, जिसका उच्चारण में 3 गुना समय लगता है, किसके, हस्व स्वर के कंपैरिजन में, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लुत स्वर बोलते हैं, ठीक है। जैसे ओम का उच्चारण कर रहे तो प्लुत स्वर, ये प्लुत स्वर का सिंबल है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम 87। निम्नलिखित में से द्वित्व व्यंजन, देखो द्वित्व व्यंजन, हमने द्वित्व व्यंजन पढ़ा। द्वित्व व्यंजन मतलब ये है कि उस व्यंजन का रिपीटेशन हो रहा है, ठीक है, रिपीट हो रहा है वो व्यंजन, एक व्यंजन सेम व्यंजन है, ठीक है। पहला व्यंजन स्वर रहित है, दूसरा व्यंजन स्वर सहित है, ओके। जैसे मैंने यहाँ लिखा अन्न, अन्न, ठीक है। तो यहाँ रिपीटेशन हो रहा है, एक न जिसमें स्वर नहीं है और एक न जिसमें स्वर है, तो ऐसे व्यंजनों को हम क्या बोलेंगे, द्वित्व व्यंजन। तो यहाँ देखो आप, अ क्यारिया, ठीक है, तो ये यहाँ पर आपको दिख रहा है, कोई रिपीटेशन नहीं दिख रहा, तो अ तो नहीं है इसका ऑप्शन। स्वप्न, यहाँ पे भी कोई रिपीटेशन नहीं दिख रहा है, इसको भी हटा दो। ध्वस्त, इसमें भी कोई रिपीटेशन नहीं दिख रहा है, कुत्ता यहाँ दिख रहा है मेरे को त और ता में, ठीक है। एक ता आधा है, एक ता पूरा है, एक ता स्वर रहित है, एक ता स्वर सहित है, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, राइट। तो द्वितीय व्यंजन यहाँ डी ऑप्शन हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट चलते हैं 88, औ। औ में कौन से 2 स्वरों की संधि है, औ में, तो औ जो है ये है अपना संयुक्त स्वर, ठीक है। ये किस किस से मिलकर बना है, ये मिलकर बना है अपना अ और ऊ से, अ और बड़ा ऊ से मिलकर बना है, ठीक है, औ, राइट। तो यहाँ अ और ऊ, तो ये ओ बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ये ओ, ओके। ये भी संयुक्त स्वर है, तो इसका आंसर ये तो होगा नहीं, क्योंकि औ के बारे में बात हुई है। अ धन ऊ, ये बनेगा औ, ठीक है, औ, ठीक है, ये आऊ, ओके, और ये, ठीक है, ये कुछ नहीं बनेंगे, आऊ, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना क्या, इसका आंसर अधन ऊ, बड़ा ऊ, ठीक है, आऊ, राइट। तो ये इसका आंसर हो जाएगा आऊ का, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 89। आई में किन 2 स्वरों की संधि है, आई जो है इसमें किन 2 स्वरों की संधि है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आई किस किस से मिलकर बना है, आई, आई, ए अ, ठीक है, अ और ई, ठीक है, अ और ई से मिलकर क्या बना है अपना आई, राइट। तो यहाँ पे देखो आप, यहाँ आपको कहीं दिख रहा है ऑप्शन अ और ई, आ और ई दिख रहा है, ठीक है, ये आई हो जाएगा, ये इसका मतलब हो जाएगा आ, ठीक है, इससे मिलके कुछ नहीं बनता है, अ और ऊ, इसका मतलब हो जाएगा ओ, ओके। और इनमें से कोई नहीं, इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ओके। नेक्स्ट चलते हैं हम 90। अब हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में, प्लुत स्वर के बारे में, उससे संबंधित क्वेश्चन आ गया है। ऊ, ओम, ओम ध्वनि के उच्चारण में स्वर का कौन सा रूप प्रकट होता है, ओम ध्वनि के उच्चारण में, ठीक है। तो आप जैसे आपने ये ओम लिखा, ठीक है, ऐसे लिखा, ऐसे लिखते हैं ओम, ठीक है। और ये एक तो अपना ये ओम है, ये ओम लिखते हैं, ठीक है। तो ये जो ओम है इसको हम कैसे उच्चारित करते हैं, ओम, तो ये जो सिंबल है ये किसका, प्लुत स्वर का सिंबल है, ठीक है। तो ओम ध्वनि के उच्चारण में हम किसका प्रयोग करते हैं, प्लुत स्वर का प्रयोग करते हैं, ओके। दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर में क्या हो जाएगा, जितनी बड़ी मात्राएं वाले स्वर है सारे दीर्घ स्वर के अंतर्गत आ जाएंगे। हस्व स्वर, जितनी भी छोटी मात्राओं वाले स्वर हैं वो सारे के सारे हस्व स्वर के अंतर्गत आ जाएंगे। और प्लुत स्वर जिनमें 3 गुना समय ज़्यादा लग रहा है, किसके कंपैरिजन में, हस्व स्वर के कंपैरिजन में, ठीक है। तो ओम वाला क्या आ जाएगा, प्लुत स्वर, ओके। नेक्स्ट चलते हैं हम 91। निम्नलिखित में से महाप्राण ध्वनि है, महाप्राण, ठीक है। अल्प प्राण हमने पढ़ा था, अल्प प्राण हमने अ से पढ़ा था कि भैया अ है, तो अ से कौन कौन से, अ से पहला स्टार्ट होता है वर्ग, अ जो है वो वर्णमाला में पहला आता है। तो हमने क्या किया था,
कि जो वर्ग है क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, तो उनका पहला अल्प प्राण के अंतर्गत आएगा, पहला और तीसरा और पांचवा, ठीक है। और बाकी के जो आएंगे वो किससे, महाप्राण से आएंगे। महाप्राण कौन से, 2 और 4, 2 और 4 वाले, ठीक है। तो यहाँ क महाप्राण हो ही नहीं सकता, क्योंकि पहला किसके, अल्प प्राण के अंतर्गत आता है, और महाप्राण वाले तो 2 और 4 ही होंगे, तो इसको हटा दो। बी च छ ज, ये भी नहीं होगा क्योंकि ये तीसरे नंबर का है, च छ ज, ठीक है। सी वाला त थ द ध न, प फ ब भ, ये व जो है, ठीक है, ये ध है, ठीक है। ध किस वर्ग में आता है, द में आता है, त में आता है, सॉरी, त थ ध, त थ द ध न, तो ये भी तीसरे नंबर का है, ये भी नहीं आएगा, ठीक है। तो अब कौन सा बचा लास्ट, व, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा आ जाएगा, वो आ जाएगा, ओके। त थ ध, ठीक है, तो ये भी नहीं आएगा। च छ ज, ये भी नहीं आएगा। क, ये भी नहीं आएगा, ठीक है। तो महाप्राण के अंतर्गत कौन सा आ गया, वो आ गया, ओके। नेक्स्ट चलते हैं हम। निम्न में से तालव्य व्यंजन है, तालव्य यानी क्या, तालु, ये यहाँ से जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करेंगे तो हमारी जीभ तालु से टकराएगी, ठीक है, तालु को टच करेगी, उसको टच करते हुए उस वर्ण का उच्चारण कर पाएंगे हम। तो हम लोगों ने याद कर रखा है तालु चालू, ठीक है। तो जितने भी चालू मतलब च वर्ग के जितने भी होंगे वो सारे के सारे किसके अंतर्गत आ जाएंगे, तालु के अंतर्गत आ जाएंगे, ओके। तो यहाँ क्या बोला, ए क वर्ग, बी च वर्ग, सी ह वर्ग, और ये ड, तो च वर्ग हमारा आंसर हो जाएगा। तालु कौन से, सारे च वर्ग, जितने भी च व्यंजन है सारे तालु के अंतर्गत आएंगे, ओके। 93 चलते हैं। सघोष, सघोष यानी घोष भी हो सकता है, ठीक है। सघोष और घोष एक ही है, राइट। तो सघोष वर्णों का सही वर्ग है सघोष, ठीक है। घोष वर्ण एक होता है अघोष और दूसरा होता है सघोष। तो यहाँ पे जो अघोष है, ठीक है, अघोष कौन कौन से हो जाएंगे अपने यहाँ, 1 और 2, किसी भी वर्ग के पहला और दूसरा किसके अंतर्गत आ जाएगा, अघोष के अंतर्गत आ जाएगा। बाकी कौन से होंगे, तीसरा, चौथा और पांचवा, चौथा ऐसा आएगा, ठीक है, और ये पांचवा, ये किसके अंतर्गत आ जाएंगे, अपने सघोष के अंतर्गत, ठीक है। तो यहाँ देख लो, पहला वर्ण है क, तो ये तो होगा नहीं, इसको हटा दो, क्योंकि सघोष के अंतर्गत तीसरे, चौथे और पांचवे आएंगे, राइट। अब यहाँ आ जाएगा ड, ट ठ ड ढ ढ, ठीक है, ये हो सकता है एक बार। ट वर्ग, ट पहला, ये भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ट पहले ही नंबर पे आ जाएगा, तो तीसरा, चौथा और पांचवा, तो ट ठ ड ढ, तो ये दोनों आ रहे हैं कितने, स, सी वाला, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम। स्वर तंत्रियों के कंपन के आधार पर व्यंजन के भेद, ठीक है। स्वर तंत्रियों के कंपन के आधार पर, स्वर तंत्रियों में कंपन, इसका मतलब क्या होता है, घोष, क्या होता है इसका मतलब, घोष, ठीक है। तो घोष के आधार पर कितने वर्गीकरण किया है हमने, 2, एक होता है अघोष, ओके, ठीक है, एक होता है, दूसरा होता है अपना क्या, सघोष, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, घोष भी बोलते हैं। तो कितने वर्णों, कितने वर्गों में बांट दिया गया है इसको, 2 वर्गों में, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 2, ठीक है। स्वर तंत्रियों के कंपन के आधार पर व्यंजनों के भेद कितने हो गए, 2 हो गए, सघोष और अघोष, राइट। ठीक है, 95 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 95 नंबर क्वेश्चन, श उक्त वर्ण कहलाता है, ओके। श षटकोण की बात हो रही है यहाँ पे, ओके। तो यहाँ श उक्त वर्ण कहलाता है, क्या कहलाता है, कंठ, तालव्य, दंत या फिर मूर्धन्य, ओके। तो यहाँ पे देखो, क वर्ग पूरा का पूरा कंठ होता है, ठीक है। और क वर्ग में क्या होता है, जितने भी अपने अपना विसर्ग वाले होते हैं, ठीक है, वो सारे के सारे भी क वर्ग के अंतर्गत आते हैं, ओके। तालु से चालू हो गया, ठीक है, चालू एक यश भी होता है, तो य और श भी हो गए, श शकर का, ठीक है, इसमें श शकर का आता है, कंफ्यूज नहीं होना हमको, ठीक है। यहाँ हम श षटकोण की बात कर रहे हैं। अब देखो, दंत्य, दंत्य त वर्ग पूरा का पूरा दंत हो गया, राइट, मूर्धन्य, मूर्धन्य में आते हैं। अब ट वर्ग पूरा का पूरा मूर्धन्य हो गया, और साथ में जो श षटकोण का, ये भी मूर्धन्य में भी आता है। श जब आप इसका प्रोनाउंस करोगे श षटकोण का, तो आपका जो मूर्धन्य ऊपर, ठीक है, यहाँ पर आपकी जीभ टकराएगी, ओके। तो श किसके अंतर्गत आ जाएगा, मूर्धन्य, ओके, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 96, श शकर का जो है, श शकर का किस उच्चारण स्थान से उच्चारित होता है, ओके। तो श को हमको उच्चारण स्थान बताना है। तो हमने पढ़ रखा है एक चीज़ कि चालू, तालु, चालू कौन है, यश, य और श शकर का,
ठीक है, यश कौन है, चालू है, चालू से तालु, तो श सीधे सीधे कौन सा हो जाएगा, तालु, तालु भी जहाँ दिख रहा है उसको टिक लगा दो। ओके, मैंने आपको इतने अच्छे से पढ़ाया है कि आपको ऑप्शन इतना देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आप अच्छे से पढ़ेंगे इसको, आप इस लेक्चर को एक बार और देख लेंगे तो आपको चीज़ें रट जाएगी। ओके, तो ध्यान से पढ़िए। ओके, और जीवन में आगे बढ़िए। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन कंठ, कंठ से क हो गया पूरा का पूरा। ठीक है, आपने देखा होगा कि इन प्रश्नों में ज़्यादा से ज़्यादा आपको जितने भी वर्ण वर्ग वाले प्रश्न हैं सारे के सारे आपको वो मिलेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो वो इसलिए क्योंकि उसी प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, तो यहाँ नेक्स्ट आ जाएगा दंत, जितने भी त वर्ग के सारे दंत होते हैं। तालु से चालू हो गया। ठीक है, तालव्य, तो चालू कौन, यश होता है, तो श के बारे में पूछा है मुझसे, श शकर, तो श शकर किसके अंतर्गत आ जाएगा, तालु के अंतर्गत आ जाएगा। राइट, मूर्धन्य ट वर्ग, और अभी अब पिछले प्रश्न में हमने देखा था श षटकोण का भी मूर्धन्य के अंतर्गत ही आता है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। निम्न में से अर्धविव्रत स्वर, देखो अर्धविव्रत स्वर, अब हमने पढ़ा क्या, विव्रत पढ़ा। ठीक है, और हमने संव्रत पढ़ा था। ठीक है, विव्रत में क्या हो जाएगा, हमारा आ हो जाएगा क्योंकि मुख हमारा ज़्यादा खुल रहा था इसके उच्चारण में। ठीक है, और संव्रत हमने पढ़ा अ। ठीक है, अर्धविव्रत, अब इसके बीच में क्या आ रहा है, देखो इसमें क्या आ रहा है, यहाँ पे अर्धविव्रत में ई और ऊ, इसमें ना ज़्यादा मुँह खुल रहा है ना कम खुल रहा है। ठीक है, तो ई और ऊ किसके अंतर्गत आ जाएंगे, अर्धविव्रत के अंतर्गत आ जाएंगे, ई ऊ। ओके, अर्धविव्रत के अंतर्गत ई ऊ। ओके, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ई और ऊ। राइट, नेक्स्ट चलते हैं हम 98, जो कि MPSI 2016 में आ चुका है। ओके, बाकी जितने भी प्रश्न थे वो भी कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में आ चुके हैं। ठीक है, ये MPSI 2016 में प्रश्न आया हुआ, अनुस्वार किन ध्वनियों को कहा जाता है। ठीक है, हमने अनुस्वार पढ़ा, हमने अनुनासिक पढ़ा, निर्नुनासिक पढ़ा। अनुस्वार जहाँ पर बिंदी होती है, ठीक है, मतलब इनका जो उच्चारण है वो नाक से किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ देखो क्या हम ए पढ़ते हैं ऑप्शन, स्वरों के साथ आने वाली ध्वनियाँ। ठीक है, व्यंजन के बाद आने वाली ध्वनियाँ। ओके, स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनियाँ। ठीक है, और ये आ जाएगा यहाँ स्वर के बाद आने वाली नासिक की ध्वनियाँ। तो हमने सीधे सीधे अनुस्वार का हमको पता है नासिक की ध्वनियाँ कहलाती है, इनका उच्चारण नाक से किया जाता है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, स्वर के बाद आने वाली नासिक की ध्वनियाँ। राइट, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 99, वे ध्वनियाँ जिनके उच्चारण में हवा निर्बाध, निर्बाध मतलब निर्बाध रूप से मुख या नाक के बाहर, नाक से बाहर निकल जाती है। ठीक है, फिर से मैं पढ़ता हूँ, वे ध्वनियाँ जिनके उच्चारण में हवा निर्बाध, निर्बाध मतलब होता है बिना बाधा के। ठीक है, बिना बाधा के निर्बाध रूप से मुख या नाक से निकल जाती है। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या हो रहा है। देखो अनुस्वार क्या हो गया अपना, अम और अह, अम और अह। ठीक है, व्यंजन अपने स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। विसर्ग अपना ये जो है दो बिंदु अह। ठीक है, अह यहाँ अह आएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा अपना विसर्ग, और बिना बाधा के बोलने वाले जो वर्ण हैं वो होते हैं स्वर। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, स्वर। राइट, नेक्स्ट चलते हैं हम 99 हो गया हमारा, और 100। ओके, हमारा ये लास्ट है। ठीक है, जिस स्वर के उच्चारण में मुख सर्वाधिक खुला हुआ होता है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं हम। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा खुला हुआ रहता है किसमें, मुख के आधार पर हमने बांटा गया कितने, 4 भागों में बांटा गया है। एक हमने विव्रत, ओके, संव्रत, अर्धविव्रत और अर्धसंव्रत। तो मुख्य भागों में हमने मुख के आधार पर हमने स्वरों को कितने भागों में बांटा गया, 4 भागों में बांटा गया। राइट, अब इसमें से ये पूछा गया है कि किसके उच्चारण में, जिस स्वर के उच्चारण में मुख सर्वाधिक खुला होता है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं विव्रत। ओके, यहाँ पर विव्रत में ज़्यादा खुला होता है, यहाँ पर लगभग बंद होता है। ठीक है, और अर्धविव्रत में थोड़ा बहुत कम खुला होता है और यहाँ थोड़ा कम बंद रहता है। ठीक है, आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा ये लेक्चर। ओके, और ये सारे के सारे 100 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस लेक्चर को पूरे अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। ओके, और ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू सारे इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो इस लेक्चर को हम यहीं ख़त्म करते हैं। हमारा वर्णमाला
पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है विथ MCQs। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। ओके, आप लोगों का रिस्पांस थोड़ा अब कम हो गया है। ठीक है, आप लोग अच्छा रिस्पांस दीजिए जिससे कि मैं मोटिवेट हूँ और मेरी टीम भी मोटिवेट हो। ओके, और हम और भी दूसरे सब्जेक्ट के आपके लिए वीडियोस लेक्चर्स लाएं। ओके, और अभी हमने एक और सीरीज़ स्टार्ट की है, मध्य प्रदेश MPPSC मेंस का 3rd पेपर। ओके, तो उसे भी अच्छे से अच्छा रिस्पांस दीजिए। मैं और भी उसके लेक्चर्स लाने वाला हूँ जल्दी से जल्द। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।